जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, राजस्थान के अंदर राजस्थान आर्थिक समीक्षा और राजस्थान बजट जो है यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और पिछले 3 से 4 वर्षों से अपन लगातार जो है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का बजट जो है इसका अपन निरंतर रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्लास का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आर्थिक समीक्षा और बजट की क्लासेज जो है वह कब से शुरू होगी। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि आज से जो है वह आपको आर्थिक समीक्षा और बजट की जो क्लासें है ये निरंतर मिलने वाली है और अगले 10 से मतलब कि मैक्सिमम जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर अपन राजस्थान का बजट और आर्थिक समीक्षा को बहुत डिटेल के अंदर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप राजस्थान के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और वहां पर अगर आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान भूगोल, राजस्थान अर्थव्यवस्था या फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स यदि लिखा हुआ है तो वहां से आपके प्रश्न जो है वह 101% पूछे जाते हैं। आरएस और एसआई जैसे एग्जाम के अंदर तो यहां से यानी कि बजट और आर्थिक समीक्षा से लगभग 8 से 10 12 प्रश्न तक जो है वह पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप आरएस प्री देने जा रहे हैं तो आप राजस्थान का बजट और आर्थिक समीक्षा करके चले जाइए, आपको वहां पर 12 से 15 प्रश्न तक मिल जाते हैं। और एसआई जैसे एग्जाम के अंदर जो है वह 6 से 7 प्रश्न तक भी मिलने की संभावना रहती है। और अन्य एग्जाम के अंदर भी यहाँ से मिनिमम जो है वह 5 से 6 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। यानी कि ये मान के चलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अगर राजस्थान के सिलेबस के अंदर तो वह राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट आता है। आप सभी को मैं पहले बता देना चाहता हूं कि आर्थिक समीक्षा होती क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे, बजट के बारे में अपन जानेंगे। फिलहाल जो है वह अपन क्लास शुरू करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से। ठीक है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा के बाद में जो है वह अपन बजट पढ़ने वाले हैं। यह क्लास किस प्रकार से रहेगी उसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। इस क्लास के अंदर अपन एक ओवरव्यू देखेंगे, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार यदि आर्थिक समीक्षा पढ़ रहा है तो उसको किस प्रकार से आर्थिक समीक्षा जो है वह पढ़नी चाहिए उसके ऊपर अपन जो है वह चर्चा करेंगे। तो यहाँ से जो है वह आप सभी को एक बेसिक चीज पता चलेगी कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि आर्थिक समीक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इस क्लास के बाद में जो है वह अपन निरंतर रूप से जो है वह चैप्टर वाइज जो है वह राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जैसे आर्थिक समीक्षा अपन शुरू करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आता है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, जिसके अंदर सारी की सारी जो आपके डेटा है यानी कि जो आपके एक प्रकार से इकोनॉमी से जुड़े हुए जो डेटा है वो सारे के सारे उसमें आते हैं। उसके बाद में अपन आगे आगे चलेंगे, जैसे कि कृषि क्षेत्र या फिर कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है। इसी प्रकार से अपन जो है वह औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन जो है वह पढ़ने वाले हैं इसके अंदर चिकित्सा और जो आपके स्वास्थ्य वगैरह जो है आपके शिक्षा है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपन सारे के सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सतत विकास है जहाँ से मतलब कि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, इस बार कुछ और स्पेशल चीज़ें रहने वाली है आर्थिक समीक्षा और बजट में, जिसको अपन लास्ट में जानेंगे। लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऐसी इस बार क्या स्पेशल चीज़ है जिसका आप सभी को इंतजार था, जो कि मैं निरंतर रूप से देख रहा था, कमेंट के अंदर वीडियोज़ में आ रहा था कि सर आर्थिक समीक्षा और बजट करवाइए, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वह अपन लास्ट में जानने वाले हैं। फिलहाल आर्थिक समीक्षा 2023-24 के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो है वह आप सभी को पता होनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2000 जो आपके 23-24 है, यह बेसिकली कब से कब तक होती है, क्या होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। फिलहाल आप सभी को पता है कि भजन लाल जी अपने जो है वह मुख्यमंत्री है। इसके अलावा जो है वह सुधांशु पंत जो हमारे मुख्य सचिव हैं, और इसके अलावा जो है वह आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, यानी कि इसको बनाता कौन है वो भी अभी अपन जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन जानेंगे कि आर्थिक समीक्षा बेसिकली होती क्या है। देखिए, आर्थिक दो चीजें आती है, एक चीज आता है आपके बजट और एक चीज आती है आपके आर्थिक समीक्षा। एक आता है बजट और एक आती है आर्थिक समीक्षा। अपन किसी भी चीज को देखिए, बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब ये होता है कि जो आपके आने वाला वर्ष है। अब देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स के अंदर अपन वर्ष का मतलब पढ़ेंगे वित्त वर्ष। इस वर्ष का मतलब क्या होता है, इस वर्ष का मतलब होता है वित्त वर्ष। और वित्त वर्ष आप जान लीजिए, कृषि का वित्त वर्ष अलग होता है और सामान्य जो अर्थव्यवस्था का वित्त वर्ष होता है वह आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से होता है? 1 अप्रैल
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल इस वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक जो है वह वित्त वर्ष रहता है। जैसे यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है 2023 और 24, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक यह टाइम पीरियड जो है वह एक वित्त वर्ष कहलाता है। अब बजट का मतलब इस वित्त वर्ष के इर्द गिर्द की ही कहानी है दोनों की दोनों। यानी कि बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब तो ये है कि जो आपके आने वाला वित्त वर्ष है उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या जो है वह आवंटन किया जाता है, कितनी राशि जो है वह आवंटित की जाती है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि राज्य सरकार के द्वारा जो है वह आने वाले वर्ष के लिए इतने रुपए रखे जाते हैं कि इतने रुपए हम जो है वह आने वाले वर्ष में इन इन चीज़ों के ऊपर खर्च करने वाले हैं, वो कहलाता है आपके बजट। बजट को जो है वह संविधान के अंदर जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है अनुच्छेद 112 के अंदर। यानी कि एक वर्ष का वित्तीय विवरण क्या क्या होने वाला है आने वाले वर्ष के बारे में जो है वह आपके बजट की बात आती है। जबकि अपन समीक्षा, किसी भी चीज़ की समीक्षा या फिर रिव्यू कब करते हैं? जब कोई चीज़ घटित हो जाती है उसके बाद में अपन रिव्यू करते हैं कि उसमें क्या चीज़ हमारी पॉजिटिव थी, क्या चीज़ हमारी नेगेटिव थी। तो रिव्यू जो है, समीक्षा जो है, यह कब की जाती है? तो रिव्यू या फिर समीक्षा की जाती है जो आपके पिछला वित्त वर्ष है उस पिछले वित्त वर्ष के बारे में, यानी कि इस पिछले वाले वित्त वर्ष के अंदर क्या क्या हमने आवंटन किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या अचीव किया है, वो सारी की सारी चीज़ किस में आती है? आर्थिक समीक्षा में आती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि इस अगले आने वाले वर्ष के अंदर हम जो है वह सड़कों के निर्माण के लिए फॉर एग्जांपल जैसे 50,000 करोड़ रुपए आवंटित करते हैं। अब सड़कों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ आवंटित हो गए। जब अगला वर्ष पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा तो अगले वाले वर्ष में इस पिछले वाले वर्ष के लिए समीक्षा की जाएगी, तब यह उसमें लिखा जाएगा कि हमने पिछले वाले वर्ष में जो आवंटन वगैरह किया था उसके बाद में सड़कों की लंबाई जो है वह राजस्थान में इतनी हो गई है। यानी कि हमने क्या किया है, इस बजट का इस प्रकार से हमने प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार हम जो आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ने वाले हैं इसमें 2024-25 इस वित्त वर्ष का तो अपन बजट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 1 अप्रैल, चूंकि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का आवंटन दिया गया है। लेकिन आप सभी को पता है कि अप्रैल के अंदर जो है वह लोकसभा के चुनाव थे और इस वजह से राज्य सरकार के द्वारा एक प्रकार से लेखानुदान लाया गया था जो कि कुछ महीनों के लिए था। चूंकि बजट अगर लेके आते तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, इस वजह से ये वाला जो बजट है ये 1 अप्रैल से तो नहीं कह सकते हैं, बट यह कहने का मतलब हो गया कि जुलाई से लेकर अगले 31 मार्च तक है। लेकिन वित्त वर्ष कौन सा है, यानी कि अगर आपको पूछे कि इस बार सरकार के द्वारा कौन सा बजट लाया गया तो वह बजट लाया गया था 2024-25 के लिए। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के वित्त वर्ष के लिए इस बार बजट लाया गया था। अब बजट अगर इस वित्त वर्ष के लिए है तो समीक्षा सीधी सी बात है कि पिछले वाले वर्ष के लिए आ जाएगी। यानी कि 2023 और 24, चूंकि 1 अप्रैल 2024 से जो है वह अगला वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, इसका मतलब 31 मार्च 2024 तक की यह समीक्षा है। और समीक्षा कहाँ से स्टार्ट है? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक यह आर्थिक समीक्षा हमारी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार जो बजट अपन पढ़ने वाले हैं वो बजट रहेगा 2024-25 के लिए, और जो अपन आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे वह रहने वाली है 2023-24 के लिए। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से आप सभी के क्लियर हो जानी चाहिए कि वित्त वर्ष किसे कहते हैं। वित्त वर्ष का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अगले वाले वर्ष के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है उसे वित्त वर्ष कहा जाता है। और आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो राशि आवंटित की जाती है उसे बजट कहा जाता है, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और पिछले वाले वित्त वर्ष में जो हमने आवंटन किया उसके बाद में हमने क्या चीज़ें प्राप्त की उसका रिव्यू या फिर उसकी जो समीक्षा की जाती है उसको कहा जाता है आर्थिक समीक्षा। तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर किसी एग्जाम के अंदर यदि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे अगर 100% इन दोनों में से, तो उसमें से ये मान के चलना है कि 30% जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं बजट के और 70% जो प्रश्न है वह रहने वाले हैं आर्थिक समीक्षा के। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर 10 प्रश्न आएंगे तो उसमें से 3 बजट के आएंगे और 7 आर्थिक समीक्षा आएंगे, इतना रेशियो जो है वह इनका रहता है।
तो दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वह शुरू करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा, और आर्थिक समीक्षा को एक कहने का मतलब सारांश के रूप में अपन देखने वाले हैं आज। यानी कि अगर वन डे एग्जाम अगर आपका है तो आप जनरली अगर इस वीडियो को देख के चले जाएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन जो है वह राइट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए आज अपन जो है वह आर्थिक समीक्षा जो है इसके बारे में यहाँ से जो है वह विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ अपन रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक प्रकार से पूरा सारांश। उसके बाद में अपन डिटेल के अंदर एक एक चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज आप लोग जान जाएंगे बेसिकली कि आर्थिक समीक्षा क्या होती है, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने होती है। ठीक है, ये आपके हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा का इस चैप्टर के बाद में अपन कोशिश करेंगे कि पहले बजट को खत्म कर देंगे, बजट हो जाएगा उसके बाद में फिर अपन चैप्टर वाइज जो है वह आर्थिक समीक्षा को लेकर चलने वाले हैं। तो हो सकता है अगला वीडियो आपको बजट का मिल जाए, बजट के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट अपने कहने का मतलब बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं वो सारे के सारे अपन देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा को फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्थिक समीक्षा जो है इसका अर्थ क्या होता है, या फिर आर्थिक समीक्षा कहते किसे हैं, या फिर आर्थिक समीक्षा का मतलब क्या होता है। तो आर्थिक समीक्षा जो होती है यह बेसिकली सरकार के द्वारा गत वित्त वर्ष, यानी कि जो पिछला वाला वित्त वर्ष था, यानी कि जो आपके पिछले वाले 1 अप्रैल से लेकर इस वर्ष के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए थे, जो भी राशि आवंटित की गई थी, यानी कि जो भी राज्य सरकार के द्वारा विकास के लिए जो कार्य किए गए थे, और उन सारे के सारे कार्यों की जो है वह आर्थिक समीक्षा के माध्यम से क्या दी जाती है, उनकी जानकारी दी जाती है कि हमने इतना इतना काम किया था, ये हमारे राज्य की स्थिति हम लाकर खड़ी कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपन जो आर्थिक समीक्षा इस साल पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 इस टाइम पीरियड के बीच में जो जो आपके सरकार के द्वारा कार्य किए गए हैं उनका रिव्यू इसमें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, जहां आपके प्रश्न आएंगे, देखिए जहां आपके एग्जाम के प्रश्न बनने वाले होंगे, यानी मुझे लगेगा कि ये प्रश्न आ सकता है, वहां पर मैं हमेशा की जैसे जो है वह डबल स्टार करूंगा इस प्रकार से। तो आप समझ जाना है कि ये प्रश्न अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जहां भी डबल स्टार मिले समझ जाना वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा को आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा को बजट के एक दिन पूर्व जो है वह प्रस्तुत किया जाता है। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं। देखिए, आर्थिक समीक्षा तैयार कौन करता है। आर्थिक समीक्षा राज्य के अंदर जो है वह तैयार करने के लिए एक अलग से निदेशालय होता है जिसको कहा जाता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। राज्य के अंदर यह आर्थिक एवं सांख्यिकी जो निदेशालय है इसके माध्यम से जो है वह मुख्य रूप से जो देखिए तैयार करने का काम किसका है, तैयार करने का काम है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जो रियल में इसको रेडी करता है, यानी कि इसको तैयार करता है। और इस निदेशालय के जो निदेशक या फिर संयुक्त सचिव है वर्तमान समय के अंदर, वो आते हैं आपके विनेश सिंघवी। ये वर्तमान में इस निदेशालय के निदेशक है। लेकिन यह निदेशालय किसके अंडर काम करता है, यानी कि किसके जो है वह अंतर्गत यह कार्य करता है, तो यह राजस्थान सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार। उस विभाग के अंतर्गत जो है वह आपके आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कार्य करता है। और इस सांख्यिकी विभाग के जो आपके शासन सचिव के रूप में जो है वह आते हैं आपके नवीन जैन, जो है यह इसके शासन सचिव आते हैं। दोनों का ही मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है, आपके जयपुर के अंदर है। तो आपको प्रश्न अगर पूछा, वैसे संभावना कम ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आर्थिक समीक्षा को कौन करता है, तो अंतिम रूप से जो इसको तैयार करता है वो करता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। वर्तमान में उसके जो निदेशक है वो है विनेश सिंघवी। वहीं यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह राजस्थान सरकार के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है, और प्रत्येक विभाग के एक शासन सचिव होते हैं। तो वर्तमान में सांख्यिकी विभाग के जो शासन सचिव है वह आपके नवीन जैन आते हैं। ये इसको बनाने के बारे में जो है वह सामान्य चीजें आ जाती है। अब इसके पहले जो है वह हमेशा की जैसे थोड़ी सी बेसिक चीजें अगर आप समझेंगे तो आपको थोड़ा सा और आसान रहेगा। देखिए, जब भी अपन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से जो है वह 3 क्षेत्र आते हैं। 3 जो है वह क्या आते हैं, क्षेत्र आते हैं। पहला आता है जिसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आता है जिसको कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा आता है जिसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र, देखिए ये प्रत्येक जो क्षेत्र है यह इनमें कुछ ना कुछ वस्तुएं या फिर सेवाएं शामिल की जाती है, वो भी आप समझेंगे किस प्रकार से। देखिए प्राथमिक जो आपके क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, इस प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि इसमें वो वाली सारी की सारी वस्तुएं शामिल की जाती है जिनकी प्राप्ति जो है वह प्रकृति के माध्यम से होती है, यानी कि जिसमें कोई प्रोसेस अपनाया नहीं जाता है। जैसे कि जितने की जितने आप फसलें हैं, चाहे पशुपालन है, चाहे मत्स्य है, यानी कि कहने का मतलब कृषि जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि खनिज जो है वह इसके अंतर्गत आता है, लेकिन खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है जिसको अपन खनन कहते हैं वह आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे यहाँ से खनिज के रूप में लोहा आपने निकाला है और उस लोहे के माध्यम से आपने अगर कोई कार बनाई है या फिर कोई बाइक बनाई है तो वह बनाने की एक प्रोसेस है, और वह प्रोसेस जो है वह किस में आ जाता है, निर्माण का सारा कार्य द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। यानी कि द्वितीय क्षेत्र में निर्माण या फिर विनिर्माण के जो कार्य हैं वह इसमें आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंदर वो चीज़ें आती है जो कि जिसमें कोई वस्तु नहीं होती है, बेसिकली जिसमें सेवाएं होती है। जैसे कि अब अभी जो है वर्तमान समय में मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है वह एक सेवा है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो जैसे कि आपको डॉक्टर जो है वह आप अपनी सेवाएं देता है। जैसे कि अगर अपन बात करें एक इंजीनियर है जो है वह अपनी बौद्धिक जो क्षमता है उसके आधार पर आपको सेवाएं देता है। तो यह सारी की सारी जो चीज़ें हैं वह तृतीय क्षेत्र में आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो है वह सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह कृषि का होता है, यानी कि इसमें अधिकतम जो चीज़ें होती है वह आपके कृषि की होती है। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र जो है इसको भारत के अंदर जो है वह कृषि क्षेत्र कह दिया जाता है। वहीं दूसरे की अगर अपन बात करें तो द्वितीय जो क्षेत्र है इसमें अधिकतर वह चीज़ें आती है जिनका एक प्रकार से उद्योग के माध्यम से निर्माण किया जाता है। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को जो है वह हम उद्योग क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र कह देते हैं। और तृतीय जो क्षेत्र आता है, इस तृतीय क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से जो है वह विभिन्न प्रकार की सेवाएं रखी जाती है, और इसीलिए इसको जो है वह सेवा क्षेत्र कह देते हैं। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर इनको अपन इनकी सेवाओं के आधार पर या फिर वस्तुओं के आधार पर, मदों के आधार पर यदि बांटना चाहें तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं सबसे बड़ा आपका कृषि क्षेत्र है, इसलिए ही प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कह दिया जाता है। दूसरे वाले के अंदर द्वितीय क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह औद्योगिक क्षेत्र का होता है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र कह देते हैं। और तृतीय क्षेत्र जो है इसको अपन सेवा क्षेत्र कह देते हैं। तो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था के जो है अगर आपको पूछे जाए कि कौन कौन से जो है वह क्षेत्र होते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी आप कह सकते हैं, या फिर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके मान लीजिए कि अब मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूँ चीज़ों को। देखिए मान लीजिए कि जैसे कि एक वित्त वर्ष के अंदर मान लीजिए कि कृषि से जो है वह राज्य के अंदर टोटल जो टर्नओवर या फिर इनकम रही है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन 50 रुपये रही है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं हम उद्योग क्षेत्र जो है इससे फॉर एग्जांपल जो है वह हमारे 20 रुपये का जो है वह एक वित्त वर्ष में टर्नओवर रहा है, एग्जाम्पल से समझिए थोड़ा सा। और इसी प्रकार से मान लेते हैं इसको आप 30 कर दीजिए, मान लेते हैं ये 30 रुपये है, ये 20 रुपये है, और यह आपके मान लेते हैं 50 रुपये है। तो इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था जो है वह कुल 100 रुपये की है, अगर आपकी कुल अर्थव्यवस्था कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, तो इस 100 रुपये में फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान है 30 रुपये, या फिर कह सकते हैं 30% का हिस्सा है। द्वितीय क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 100 में है 20 रुपये, यानी कि 20% जो है वह उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र का अगर योगदान पूछे आपकी अर्थव्यवस्था में, तो 50 रुपये या फिर 50% जो है वह सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि अपन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे कि राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी कि राजस्थान की टोटल अर्थव्यवस्था ये जो लिखी हुई है यह कितनी है, एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो क्षेत्र है इस प्रत्येक क्षेत्रवार जो है वह योगदान कितना कितना है, यह अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये 100 रुपये लिखे हुए हैं, इस 100 रुपये को आप कह सकते हैं राज्य की GSDP। अब समझिए GSDP क्या होती है। देखिए GSDP से पहले आपको एक शब्द समझना होगा, GDP। GDP से चलो आप GSDP अभी मैं समझा दूंगा। GSDP देखिए भारत के लिए कहते हैं GDP और राजस्थान के लिए कहते हैं GSDP। GDP इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और
के अंदर जीएसडीपी अगर आ जाता है तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और यहाँ पर है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। चूंकि भारत के एक राज्य की यहाँ पर बात हो रही है इसलिए इसमें स्टेट शब्द जुड़ा है। जीडीपी हो चाहे जीएसडीपी हो, जीडीपी भारत के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं, जीएसडीपी राज्य के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं। तो राजस्थान के लिए अपन जीएसडीपी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह आपका अगर राजस्थान है तो इस राजस्थान के अंदर यानी कि इस राजस्थान के इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, यहाँ की बात हो रही है, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्त वर्ष में, किसमें, एक वित्त वर्ष में जितनी की जितनी आपके सेवाएं और जो आपके वस्तुएं उत्पादित हुई है उन वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य है उनका योग, चूंकि ध्यान रखना है उनकी दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में उनका जो अंतिम मूल्य है वह कितना होता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, हम जीएसडीपी कहते हैं। यानी कि राजस्थान की अगर अपन बात करेंगे तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखना है डेफिनेशन क्या होगी, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्त वर्ष में, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे राजस्थान के वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, उसमें अपन इसी चैप्टर को वापस इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूं। तो जीएसडीपी का मतलब क्या है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में उत्पन्न होने वाले या फिर आपके उत्पादित होने वाली जो भी आपके एक वित्त वर्ष के अंदर उत्पादित होने वाली जो भी आपकी वस्तुएं हैं और जो भी आपकी सेवाएं हैं, वस्तु और सेवाएं, इन दोनों का जो अंतिम मूल्य है उन अंतिम मूल्य का जो योग है। अब देखिए समझना है दोनों चीजें मैंने क्यों लिखी है। वस्तुओं का मतलब तो हो गया कि यहां से कृषि क्षेत्र से और आपके उद्योग क्षेत्र से तो आएगी वस्तुएं, जबकि तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है वहां से आएगी केवल सेवाएं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुएं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग ही राजस्थान की क्या कहलाती है, जीएसडीपी कहलाती है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो जब वस्तुओं की अपन ने बात करी तो 30 रुपए और 20 रुपए ये क्या हो गया, वस्तुओं का अंतिम मूल्य हो गया, और 50 रुपए क्या हो गया, सेवाओं का अंतिम मूल्य हो गया। तो 30 और 20 और 50 इन सबको जोड़ा तो 100 रुपए राज्य की क्या हो गई, जीएसडीपी हो गई। तो कहने का मतलब ये हो गया जीएसडीपी किसे कहते हैं, जीएसडीपी का मतलब एक लाइन में अपन ये समझ सकते हैं कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उन सेवाओं की दोहरी गणना किए बिना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि भाई आपने यहाँ पर भी जो है वह चीज को जोड़ लिया और फिर यहाँ पर भी आपने चीज को जोड़ लिया। जैसे मान लो कि ये कार जो है उस कार के लिए आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार का निर्माण हुआ और कार यहाँ पर बेची गई, तो दोनों के अंदर आपने कार की रेट जोड़ ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि दोहरी गणना जो है वह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। तो बिना दोहरी गणना किए हुए अंतिम मूल्यों का योग जो है वह जीएसडीपी कहलाता है। दूसरा शब्द आएगा आपके साथ में सामने, नेट जीएसडीपी। इस एन का मतलब आगे तो वो सेम ही है, जीएसडीपी का मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इस नेट का मतलब होता है शुद्ध। नेट का मतलब क्या होता है आपके शुद्ध। शुद्ध किस प्रकार से कि भाई जो आपके जीएसडीपी है, इस जीएसडीपी के अंदर कई सारी चीजें जो है वह शामिल हो रखी है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने एक कार बनाई, तो उस कार को बनाने में जो है वह आपने मजदूरी भी खर्च करी हो, आपने हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी है, हो सकता है आपने उसके अंदर मशीनरी जो है उसकी घिसाई खर्च करी हो। तो कई सारी चीज़ें जो है वह इसके अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये होता है कि इस जीएसडीपी में से जब अपन हमारा जो अतिरिक्त जो मूल्य ह्रास है, यानी कि जो हमारा एक प्रकार से जो नुकसान हुआ है, अगर उसको अपन इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास में नेट जीएसडीपी जो है वह हमें प्राप्त हो जाती है। नेट जीएसडीपी हमें प्राप्त हो जाती है, ये इसका एक सूत्र आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये मैंने जीएसडीपी बताई है तो इसमें कुछ ना कुछ तो मूल्य ह्रास घटेगा ही घटेगा। मान लेते हैं एक्स अगर घटेगा, तो अगर कुछ भी अगर घटेगा तो ऐसी कंडीशन में जो नेट जीएसडीपी है ये 100 तो नहीं रहेगा, यानी कि 100 से तो क्या रहेगा, हमेशा 100 से क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब यहां से एक चीज आपको पता चल गई
कि नेट जीएसडीपी हमेशा जीएसडीपी से क्या होगी, कम होगी, इतना आप ध्यान रखना है। ये आगे जब अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं तब हमारे लिए यह बहुत इजी रहता है। तो ये आपके बात होती है नेट जीएसडीपी की। उसके बाद में एक दो चीज़ें और आती है, मैं एक बार सारी चीज़ें छोटी मोटी समझा देता हूँ आपको, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। अगली एक चीज़ आती है जिसको कहा जाता है पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। पर का मतलब होता है प्रति, कैपिटा का मतलब हो गया व्यक्ति, और इनकम का मतलब हो गया आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति यानी कि अगर मान लीजिए कि राजस्थान की टोटल इनकम जो है वो 100 रुपये है और राजस्थान में रहने वाले लोगों की संख्या 50 है, तो इस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति के पास में कितने रुपए आ गए, 2 रुपये आ गए। तो इसी प्रकार से पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। और पर कैपिटा इनकम का एक सूत्र आता है कि राज्य के अंदर जो है वह, चूंकि जीएसडीपी अगर अपन ले लेंगे तो ऐसी कंडीशन में मूल्य ह्रास जो है वह हट जाएगा, यानी कि मूल्य ह्रास उसमें साथ में रहेगा और उसको अगर अपन साथ में जोड़ लेंगे तो वो खर्च के अंदर जाएगा। और इस प्रकार से जो है वह हमारे पास में एक प्रकार से कह सकते हैं वास्तविक रूप से जो है वह पर कैपिटा इनकम नहीं आती है। इस वजह से पर कैपिटा इनकम के अंदर जीएसडीपी ना लेकर नेट जीएसडीपी लिया जाता है, यानी कि शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद लिया जाता है। और इसमें जब हम जनसंख्या का भाग दे देते हैं, मध्यवर्षीय जनसंख्या बोला जाता है वैसे, बाकी अगर अपन नेट जीएसडीपी में यदि अपन जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि राज्य की टोटल नेट जीएसडीपी है आपके फॉर एग्जांपल कितनी भी हो, फॉर एग्जांपल जैसे अपन मान लेते हैं कि भाई 10 लाख करोड़ रुपए हमारी जो है वह नेट जीएसडीपी है। हमारी जनसंख्या कितनी है, फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं 6 करोड़ या 7 करोड़ हमारी जनसंख्या है। तो उस जनसंख्या के इसमें भाग देंगे तो हमारे एक व्यक्ति के पास में जो है वह एक वर्ष के हिसाब से कितनी जो है वह इनकम हो रही है वह हमारे पास में निकल कर आ जाती है। तो उसको कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो एक चीज ये हो जाएगी। तो देखना, तीन चीजें मैंने आपको बताई है, नेट जीएसडीपी बताई है, सॉरी जीएसडीपी बताई, नेट जीएसडीपी बताई, पर कैपिटा इनकम बताई। अब इन तीनों के साथ में ही जुड़ा हुआ एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है आधार वर्ष। एक शब्द आता है आपके आधार वर्ष। देखिए ये आधार वर्ष जो है यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 30 रुपए जो है वह कृषि से हमारी इनकम हो रही है, 20 रुपए मान लो उद्योग से हो रही है, 50 रुपए मान लो सेवा से हो रही है। लेकिन यह 50 रुपए कैसे, किस हिसाब से जोड़ने, भाई आज की रेट से जोड़ना है, कल की रेट से जोड़ना है, 10 साल पहले की रेट से जोड़ना है, या फिर 50 साल पहले की रेट से जोड़ना है, तो ये भी तो एक चीज डिसाइड होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि एक वर्ष जो है वह इसके लिए आधार वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। यानी कि सरकार क्या करती है कि हम जो है वह इस वर्ष के आधार पर जो है वह हम मूल्यों का काउंट करेंगे। तो किस आधार पर करते हैं, तो सरकार के द्वारा जो है वह एक वर्ष कहा जाता है कि हम जो है वह आधार वर्ष के आधार पर जो है वह मूल्य वर्ष आपके जो मूल्य है उसको काउंट करेंगे। देखिए किस प्रकार से होता है, जैसे कि सरकार के द्वारा कहा गया कि हमने ये देखा कि 2011-12 का जो वित्त वर्ष था, यानी कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक, ये टाइम पीरियड या फिर ये वित्त वर्ष ऐसा था जिस वित्त वर्ष के अंदर जो आपके कीमतें थी वस्तुओं की या फिर सेवाओं की जो कीमतें थी उसके अंदर जो है वह उतार चढ़ाव सबसे कम रहा। उतार चढ़ाव जो है वह क्या रहा, सबसे कम रहा। तो सरकार के द्वारा एक ऐसा वित्त वर्ष देखा जाता है जिस वित्त वर्ष के अंदर जो आपके कीमतें हैं उनका उतार चढ़ाव सबसे कम रहा है, उस वित्त वर्ष को सरकार के द्वारा आधार वर्ष जो है वह घोषित कर दिया जाता है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर आधार वर्ष जो है वह क्या है, 2011-12 है। ठीक है साहब, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा एक वर्ष आता है जिसको कहा जाता है प्रचलित वर्ष। एक शब्द आपके सामने आएगा पूरी आर्थिक समीक्षा में, प्रचलित वर्ष या फिर प्रचलित कीमतें भी बोला जाता है इसको। तो प्रचलित वर्ष या फिर प्रचलित कीमतें इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं, तो 2023-24 के हिसाब से जो मूल्य हैं उन मूल्यों को अपन कहेंगे प्रचलित कीमतों पर जो है वह आपके लिए गए मूल्य।
तो प्रचलित वर्ष का मतलब होता है कि आप जिस वर्ष की समीक्षा कर रहे हैं, जिस वर्ष की क्या कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उस वर्ष को ही क्या कहा जाता है, प्रचलित वर्ष कहते हैं। तो इस बार जैसे अपन 2023-24 की अपन आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं, तो 2023-24 जो है वह हमारे लिए क्या रहने वाला है, प्रचलित वर्ष रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अब आपको जो है वह जीडीपी, जीएसडीपी, आपके जीएसडीपी हो गया, या फिर नेट जीएसडीपी हो गया, या फिर पर कैपिटा इनकम हो गया, ये तीनों की तीनों चीजें, और आगे भी बहुत सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, वो सारी की चीजें जो है वह आपको आधार वर्ष और आपके जो है वह प्रचलित वर्ष, इन दोनों के आधार पर आपको मिलने वाला है। तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यह लिखा हुआ जाए कि आधार कीमतों पर या फिर आपके स्थिर कीमतों पर जो है, इसको देखो, इसको बोला जाता है स्थिर कीमतें भी बोला जाता है। आधार वर्ष के ऊपर जो कीमतें होती है उसको बोला जाता है स्थिर कीमतें, और यहाँ पर स्थिर का मतलब हो गया इसमें कीमतों में उतार चढ़ाव सबसे कम है। और इसको बोला जाता है प्रचलित कीमतें, या फिर इसको बोला जाता है जो है आपके चालू कीमतें। चालू कीमतें भी बोला जाता है, चालू वर्ष भी बोला जाता है, और प्रचलित कीमतें भी बोला जाता है। तो चालू वर्ष या फिर प्रचलित वर्ष, चालू कीमतें या फिर प्रचलित कीमतें, इस प्रकार से भी इसको बोला जाता है। तो अगर आपको कहीं पर भी यह शब्द लिखा हुआ मिल जाए स्थिर मूल्य या फिर आधार वर्ष के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उन कीमतों को 2011-12 के हिसाब से लिया गया है। और अगर यह लिखा हुआ मिल जाए प्रचलित कीमतें या फिर प्रचलित वर्ष या फिर चालू वर्ष या चालू कीमतों के ऊपर, तो इसका मतलब है इस साल की अपन आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 2023-24 के हिसाब से जो है वह भाव लिया गया है। अब एक देखना, कॉमन सेंस आप सभी का यहाँ पर काम आएगा। मान लीजिए कि मैं एक कार की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कार है, जो भी आपकी पसंदीदा कार है उसको आप लिख सकते हैं। उस कार की कीमत ये बताइए आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, बोलेरो की अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोलेरो है, अब बोलेरो की कीमत 2000, अब मैं बोलूंगा कि बोलेरो की जो कीमत है वह आधार वर्ष में ज़्यादा होगी या फिर प्रचलित वर्ष के अंदर ज़्यादा होगी। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई, आधार वर्ष के अंदर या फिर स्थिर कीमतों पर उस कार की कीमत ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो आधार वर्ष का मतलब है 2011-12। भाई 2011-12 में जिस भाव से या फिर जिस कीमत से आपको बोलेरो मिलती थी, क्या आज यानी कि इस 2023-24 के अंदर वो उसी कीमत से मिलती है? नहीं मिलती है, ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब जो आपके आधार वर्ष है उसका मान हमेशा क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है, जबकि प्रचलित का हमेशा मान जो है वह क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपको, अब मैं यहाँ पर ये जो है, आप अगर किसी प्रश्न में तुक्का भी मारेंगे ना, तो ये कॉमन सेंस काम आएगा। आपको ये बोलेगा कि राजस्थान की जो है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार कीमतों पर कितना है। अब आधार कीमतों पर कितना है यह आपको बताना है, तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, आधार कीमतों का मतलब हो गया कि मान जो है वह हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो अगर आपको प्रचलित और आधार की अगर बात आएगी तो सब जगह पर इनमें आपको यही डिफरेंस मिलेगा। जैसे अपन बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय आधार कीमतों पर यह है और प्रचलित कीमतों पर यह है, इसका मतलब यह होगा कि आधार कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय हमेशा कम रहेगा, हमेशा जीडीपी जो है वह कम रहेगी, हमेशा नेट जीडीपी कम रहेगी, ठीक है ना। जबकि प्रचलित के ऊपर ये हमेशा ज़्यादा रहेंगे, जिसका सीधा सा कारण यही है कि आज के 10-12 साल पहले जो आपके भाव था, जो आपकी कीमतें थी, जो मुद्रास्फीति थी, वो बहुत कम थी तुलनात्मक रूप से। अभी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कीमतें भी ज़्यादा देखने को अपने को मिलती है, ठीक है। ये आपके सामने एक दो चीज़ें और आ गई। अच्छा, एक चीज़ यही से ही समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं। एक कृषि, अब आप इसको भूल जाइए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को भूल जाओ, अब आपको यही याद रखना है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र जो है यह अर्थव्यवस्था के इस 100 रुपए में कितना योगदान दे रहा है? 30 रुपए दे रहा है। अब इस 30 रुपए को भी आप भूल जाइए, अब आप क्या याद रखना है? आपको याद रखना है 30% दे रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। उद्योग क्षेत्र जो है यह आपके 20 रुपए नहीं 20% दे रहा था, और सेवा क्षेत्र जो है यह 50 रुपए नहीं 50% दे रहा था। इस प्रकार से आप याद रख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये अभी याद भी करना है अपने को कि कितना कितना है। देखिए, ये आपका इसका 30% है, इसका 20% है, और इसका कितना है? 50% है। तो कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? यह कहलाता है कृषि क्षेत्र का GSVA। उद्योग क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? यह कहलाता है उद्योग क्षेत्र का GSVA।
सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, यह कहलाता है सेवा क्षेत्र का GSVA। अब ये GSVA क्या है, तो GSVA की जो कहानी है इसको आप यहीं पे समझ लीजिए। इसको बोला जाता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य मूल्य वर्धन। कहने का मतलब ये है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का कितना कितना योगदान है या फिर कितना कितना हिस्सा है, उसे ही कहा जाता है सकल राज्य मूल्य वर्धन। अब बात को वापस समझ लीजिए थोड़ा सा और। अब यह है मेरा कहने का मतलब कि अपन इस GSVA को भी क्या पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे स्थिर कीमत पर भी अपन पढ़ने वाले हैं, इसको अपन प्रचलित कीमत पर भी पढ़ने वाले हैं। यानी मैं आपको बोलूंगा कि कृषि क्षेत्र का, अब मैं क्या बोलूंगा, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर GSVA कितना है या फिर प्रचलित कीमतों पर कितना है, उद्योग क्षेत्र का स्थिर पर कितना है, प्रचलित पर कितना है, सेवा क्षेत्र का स्थिर पर कितना है, प्रचलित पर कितना है। इसका मतलब है स्थिर का मतलब है 2011-12 के मूल्य के हिसाब से और प्रचलित का मतलब है 2023-24 के मूल्य के हिसाब से। अभी बात आएगी यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य की GSDP जो है वह स्थिर मूल्य पर कितनी है और प्रचलित मूल्य के ऊपर कितनी है, तब भी वही आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा कम रहेगी, ये हमेशा ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार से नेट GSDP में भी आपको पूछा जाएगा स्थिर पर कितनी है, प्रचलित पर कितनी है। इसी प्रकार से आपको पर कैपिटा इनकम में भी पूछा जाएगा स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रचलित पर कितना है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है वह ये ध्यान रखना है कि हमें सभी जगह पर आधार वर्ष या फिर स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें, इन दोनों चीज़ों को हमें याद रखना है। आगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन जो है वह इस आर्थिक समीक्षा के अंदर क्या क्या नया अपडेट है उसके बारे में अपन जानेंगे, इसलिए आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा इधर आ जाना चाहिए अभी। उसके बाद में जो है, क्योंकि इन सारी की सारी चीज़ों को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये मान के चलिए कि आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान का भूगोल सामान्य वाला पढ़ना है। बाकी जो आपके इकोनॉमिक्स से जो आपके जुड़े हुए टॉपिक है उनको, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का करंट अफेयर्स, इन तीनों को फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से इस बार अपन पढ़ने वाले हैं। इस बार अपन कोशिश ये करेंगे कि आर्थिक समीक्षा के साथ साथ में ही बजट पढ़ ले। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि बजट को अपन अलग से पढ़ेंगे, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बजट को अपन एक साथ में ही पढ़ लेंगे। जैसे कि अपन कृषि क्षेत्र अगर अर्थव्यवस्था का पढ़ रहे हैं, तो यानी कि आर्थिक समीक्षा का अगर कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो उसी के ही लास्ट में अपन पढ़ लेंगे कि बजट के अंदर कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या कहा गया है या फिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उसको अपन उसके साथ में ही पढ़ने वाले हैं। देखिए फिलहाल अपन बात करेंगे किस चीज की, आप सभी के सामने जो है वह हमेशा की जैसे अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी के सामने सबसे नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है, हो सकता है कि दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, यानी कि GSDP की बात हो रही है। GSDP आपके सभी के सामने दो प्रकार की लिखी गई है, एक लिखी हुई है स्थिर 2011-12 मूल्य पर, एक लिखी हुई है प्रचलित मूल्य पर। जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि आपको प्रत्येक चीज को दो प्रकार से पढ़नी है, एक पढ़नी है स्थिर मूल्य पर, एक पढ़नी है प्रचलित मूल्य पर। स्थिर का मतलब है 2011-12 के मूल्य और प्रचलित का मतलब है 2023-24 के मूल्य। तो स्थिर मूल्य के हिसाब से 2011-12 के हिसाब से कम रहेगी या फिर ज्यादा रहेगी, ये भी मैंने बताया था कि बोलेरो की कीमत उस समय बहुत कम थी, अभी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर अगर अपन बात करें 2023-24 की, तो स्थिर कीमतों पर तो है 8,45,115 करोड़ रुपए। ये क्या है, आपके स्थिर कीमतों के ऊपर GSDP का मान है। कितना है GSDP? अच्छा ये इसमें होगा नहीं, GSDP जो है यह एक बार आप सारे देख लीजिए, फिर मैं वापस डिटेल में बता दूंगा। तो 8,45,115, आप तो 8.45 लाख करोड़ रुपए याद रखने हैं जो स्थिर कीमतों पर है। वहीं अगर अपन बात करें, इसी के नीचे लिखा हुआ है प्रचलित मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर हमें लिखा हुआ है आपके जो है वह प्रचलित मूल्य पर कितना होता है, तो प्रचलित मूल्य पर है आपके 15,28,385 करोड़ रुपए। इसको आप 15.88 लाख करोड़ रुपए इसको याद रख सकते हैं। तो ये दो चीजें आ गई आपके GSDP की बात। फिर अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी हुई है। अब एक चीज वापस समझिए कि भाई जब हम बात कर रहे थे पिछले साल की, यानी कि इस बार अपन आर्थिक समीक्षा कौन सी पढ़ रहे हैं, 2023-24 की। आर्थिक समीक्षा अपन ने 2022-23 वाली भी तो पढ़ी थी। तो 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अंदर GSDP कितनी बताई गई थी और 2000
आपके इस 23-24 के अंदर जो है वह जीएसडीपी कितनी बताई गई थी। मान लीजिए कि पिछली बार हमारी जीएसडीपी थी 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और इस बार हमारी जीएसडीपी जो है वह हो गई है 120 रुपये। तो इसका मतलब पिछले साल से इस साल में हमारी वृद्धि कितनी हुई है, 20% की हमारे वृद्धि हुई है। उसी चीज को क्या कहा गया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है। अब वृद्धि दर भी दोनों प्रकार की होगी, यानी अगर स्थिर की मूल्य पर यानी कि इस 8.45 लाख करोड़ को यदि लिया जाए और इधर से यदि 7.82 लाख करोड़ को लिया जाए तो 7.82 लाख करोड़ जो 2022-23 की जीएसडीपी है, इससे जब हम 2023-24 के जीएसडीपी 8.45 लाख करोड़ में जाते हैं तब हमें यहाँ पर स्थिर मूल्य के ऊपर जो आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखने को मिलती है वह 8.03% की वृद्धि देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें यहाँ पर कि प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित मूल्य का मतलब हो गया कि यहाँ पर जब अपन जीएसडीपी यहाँ से देखेंगे प्रचलित मूल्य की तो नीचे वाली है, तो 13.57 लाख करोड़ से 2022-23 में थी 13.57 लाख करोड़, जो कि 2023-24 के अंदर हो जाती है 15.28 लाख करोड़, यानी कि 13.57 से 15.28 तक जाने पर इस प्रचलित मूल्य के ऊपर जो वृद्धि दर हमारे रही है जीएसडीपी में वह है 12.56% की। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 2022-23 में अपन थे 13.57 लाख करोड़, इससे अपन गए हैं 15.28 लाख करोड़ में, तब हमारे वृद्धि रही है 12.56% की, और स्थिर मूल्य पर 7.82 लाख करोड़ से 8.45 लाख करोड़ पर अपन जाते हैं तब वृद्धि दर रहती है 8.03% की। ठीक है, हो सकता है ये आपको और भी क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। आने वाले जो आपके चैप्टर वाइज वीडियो होंगे उसमें इन सभी पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप ऐसे देखिए कि आर्थिक समीक्षा की क्लासेस शुरू हो चुकी है और हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार पुरानी जो चीज़ें हैं उनको एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए। बाकी जो चैप्टर वाइज अपन अध्ययन करेंगे वो बहुत विस्तार में करने वाले हैं, आपको इस बार बहुत मजा आने वाला है। और आर्थिक समीक्षा में मैं गारंटी लेता हूँ एक भी प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं, और साथ साथ में जो भी आपके अदर टॉपिक है उनको भी अपन टच कर लेंगे, यानी कि योजनाएं वगैरह कुछ भी ऐसी मैटर जो है वह अपन छोड़ने वाले नहीं है इस बार। ठीक है, अगला देखिए, अगला आप सभी के सामने लिखा हुआ है, देखिए सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमत यानी कि 2011-12 मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान कितना है। जो मैंने अभी अभी बताया था सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र का कितना कितना योगदान है, इसको कहा जाता है GSVA। तो सबसे पहले अपन देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य के ऊपर अपन देखेंगे, स्थिर मूल्य पर कृषि का अपन देखेंगे, उद्योग का अपन देखेंगे, सेवाओं का देखेंगे, ठीक है ना, प्रतिशत के अंदर। तो स्थिर मूल्य पर देखिए, स्थिर मूल्य के ऊपर यदि अपन बात करें तो स्थिर मूल्य पर यानी कि 2011-12 के हिसाब से कृषि क्षेत्र का जो हमारे उस 100 रुपए के अंदर जो योगदान है वह कितना है, 26.21% का योगदान किसका है, कृषि का है। 29.84% का योगदान किसका है, उद्योग का है। और 43.95% योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है। इस प्रकार से ये योगदान मिलाकर टोटल 100 रुपये हो रहा है, यानी कि उस 100 रुपये में कृषि क्षेत्र का योगदान है 26, उद्योग का है 29 और आपके 43 किसका है, सेवा क्षेत्र का आता है। इसी प्रकार से ये तो था स्थिर कीमतों के हिसाब से। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि प्रत्येक चीज को अपने को स्थिर और प्रचलित दोनों पर पढ़ना है। तो अगला आता है सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान कितना है, यानी कि 2023-24 की कीमतों के आधार पर कितना कितना योगदान है। तो उसमें अपन देखेंगे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कितना कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो यहाँ पर स्थिर के ऊपर कृषि का 26.21% था वह प्रचलित के ऊपर 26.72% हो जाता है, केवल पॉइंटों में ही डिफरेंस है। यहाँ पर उद्योग का जो है वह स्थिर पर 29.84% था, वह योगदान आपके 28.21% हो जाता है प्रचलित के अंदर। स्थिर के अंदर जो है वह 43.95% सेवा क्षेत्र का था, जो कि आपके 45.07% प्रचलित कीमतों पर हो जाता है। इस प्रकार से यदि अपन बात करें तो ये आपके दो चीजें हो गई। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है, जीएसडीपी देखा है स्थिर और प्रचलित पर, जीएसडीपी के अंदर वृद्धि दर देखी है स्थिर और प्रचलित पर, जीएसवीए देखा है अपन ने स्थिर के ऊपर और प्रचलित के ऊपर। अगली चीज अपने सामने आती है शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो अपन ने बात करी थी नेट जीएसडीपी, यानी कि जब जीएसडीपी के अंदर से हम मूल्य ह्रास को या फिर अपना जो भी घिसावट है, जो नुकसान है, यदि उसको अपन खर्चे को अगर अपन उसमें से घटा देते हैं तो पीछे जो रियल में बचती है हमारी जीडीपी उसको कहा जाता है शुद्ध या फिर नेट जीएसडीपी।
तो नेट जीएसडीपी को भी अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक नेट जीएसडीपी वो जो कि आपके स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी है उससे निकलने वाली, देखिए बात को समझना है, स्थिर मूल्य के ऊपर जीएसडीपी है, ये कितनी है आपके 8.45 लाख करोड़ है। अगर इसमें से मैं मूल्य ह्रास घटाऊंगा तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, स्थिर मूल्य के ऊपर नेट जीएसडीपी निकल कर आ जाएगी। यदि अपन प्रचलित मूल्यों पर जो जीएसडीपी है जो कितनी है 15.28 लाख करोड़ है, यदि इसमें से मैं मूल्य ह्रास घटाऊंगा तो हमें क्या प्राप्त होगी, प्रचलित मूल्य पर नेट जीएसडीपी प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपके सामने जो आपके लिखी हुई है स्थिर मूल्य के ऊपर नेट जीएसडीपी यानी शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रचलित मूल्य के ऊपर नेट जीएसडीपी, ये दोनों के दोनों कहां से प्राप्त होगी, जब अपन जीएसडीपी में से किस चीज को घटाएंगे, मूल्य ह्रास को। यदि अपन स्थिर मूल्य वाली में से घटाते हैं तब हमें प्राप्त होती है, अब देखना स्थिर मूल्य पर है 8.45 लाख करोड़, इसमें से मूल्य ह्रास को घटाया तो इसका मतलब नेट क्या होनी चाहिए, इस 8.45 लाख से कम होनी चाहिए। तो नेट जो है वह कितनी निकल कर आ रही है, 7.40 लाख करोड़ है, जो कि 8.45 लाख करोड़ से कम है। इसी प्रकार से प्रचलित मूल्य पर है आपके 15.28 लाख करोड़, और 15.28 लाख करोड़ जो है वह प्रचलित पर है। अगर इसमें से अपन मूल्य ह्रास घटाएंगे तो हमारे पास में निकल कर आता है 13.69 लाख करोड़ रुपए, जो कि हमारी प्रचलित कीमतों के ऊपर क्या है, नेट जीएसडीपी निकल कर आती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जीएसडीपी अपन ने देखा, जीएसडीपी के अंदर वृद्धि दर अपन ने देखी, अपन ने जीएसवीए देखा स्थिर और प्रचलित पर, हमने जो है वह क्या देखा, नेट जीएसडीपी देखी। अभी अगला प्रश्न जो है वह अपना आता है और वह आता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वह कितना है। हमने बात करी थी कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि जब आप नेट जीएसडीपी के अंदर भाग देते हैं राजस्थान की मध्य वर्षीय जनसंख्या का, तो ऐसी कंडीशन में निकल कर आता है प्रति व्यक्ति आय। अब देखना, अगर आप नेट जीएसडीपी कौन सी वाली ले रहे हैं, स्थिर मूल्य वाली नेट जीएसडीपी ले रहे हैं और उसमें अगर जनसंख्या का भाग देंगे तो आपके पास में निकल कर आएगा स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय। और यदि आप प्रचलित मूल्य यानी कि 2023-24 के मूल्य के आधार पर जो आपके पास में नेट जीएसडीपी है, अगर उसमें आप जनसंख्या का भाग देंगे तो आपके पास में निकल कर आएगा प्रचलित मूल्य के ऊपर प्रति व्यक्ति आय। तो आप खुद बताइए, अभी अपन ने देखा भी था यहाँ पर कि स्थिर मूल्य के ऊपर जो है वह नेट जीएसडीपी है 7.40 लाख करोड़, जबकि प्रचलित मूल्य पर हमारे पास में आती है 13.69 लाख करोड़। तो इसका मतलब क्या है, ये कम है और ये ज्यादा है। तो जब पर कैपिटा इनकम की भी बात आएगी तो स्थिर मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम कम होगा और प्रचलित मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा। तो देखिए, जब अपन बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर रुपए के अंदर कितने रुपए की है, तो स्थिर कीमतों पर हमारे आता है 90,831 रुपए जो है वह हमारे पास में क्या निकल कर आता है, प्रति व्यक्ति आय आता है स्थिर कीमतों पर। और वहीं 1,67,964 रुपए जो है यह हमारे पास में निकल कर आता है प्रचलित कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आय। तो इनको रटना कैसे है, वो याद जो करने वाली जो ट्रिक हैं, वो रटने वाली जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अपन चीज़ें चैप्टर वाइज जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ओवरव्यू देख रहे हैं, इसलिए आप ये मत सोचना कि सर इस बार बहुत फटाफट करवा रहे हैं, फटाफट नहीं है। ये बेसिकली इसलिए है कि जब आप पूरा का पूरा चैप्टर वाइज अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद में लास्ट में जब आप एक रिवीजन के लिए अगर देखना चाहते हैं तो इस क्लास को देख लीजिए, आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा भी अपन रिवीजन क्लास से भी रख लेंगे, वैसी कोई बात नहीं है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस प्रकार से जो है वह इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आती है, जैसे सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये अपन आगे देख लेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ जो जो इसमें लिखी हुई है, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि कोई चीज़ छूट नहीं रही। देखिए, सकल स्थायी पूंजी निर्माण यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रचलित मूल्य के ऊपर कितना है और उसमें योगदान जो है वो कितना क्या है। तो जीएसडीपी यानी कि राज्य की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें 29% जो है वह हमारे सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, यानी कि सरकार के द्वारा 29% तक ऐसा खर्च किया गया है जिसने हमारे राज्य के अंदर पूंजी का निर्माण किया है, जो आने वाले वर्ष के अंदर हमारे लिए आय का स्रोत रहने वाला है। कृषि उत्पादन सूचकांक का केवल आधार वर्ष आपको पूछा जाता है, वो आप इसके अंदर सामान्य रूप से ध्यान रखना है, बाकी ये कोई नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। इस बार जो खाद्यान्न उत्पादन है, यह खाद्यान्न उत्पादन
2023-24 के अंदर जो है वह 245 लाख मेट्रिक टन जो है वह हमारे खाद्यान्न उत्पादन जो है वह हुआ है, यानी कि पिछली बार से कमी हुई है। वो कमी कितनी क्या हुई है वो जब हम कृषि का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर अपन विस्तार से इस चीज को अपन देखने वाले हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, जब अपन वहां पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से देखेंगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये सूचकांक क्या है वो नहीं पूछा जाता है, इसका आधार वर्ष पूछा जाता है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है, ये आप ध्यान में रखना है। जब अपन उद्योग का चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन इस औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में उद्योग वाले चैप्टर में ही अपन पढ़ेंगे थोक मूल्य सूचकांक, और अपन पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे अपन थोक मूल्य सूचकांक और एक अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोनों को वहां पर पढ़ने वाले हैं। दोनों के आधार वर्ष क्या है, दोनों में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल है, कितनी क्या वस्तुएं हैं, इनको जारी कौन करता है, किस आधार पर करता है, इनका महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है, ये सारी की सारी चीजें जब अपन उद्योग वाला चैप्टर अपन वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक WPI, जिसको वॉल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इसका जो है वह प्रश्न सामान्य रूप से यही पूछा जाता है कि इसका आधार वर्ष जो है वह क्या है। तो 1999-2000 इसका आधार वर्ष निकल के आता है, वहां पर अपन इसको डिटेल में और पढ़ लेंगे। अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है, यानी कि राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में कुल ऊर्जा की जो है वह क्षमता कितनी है इस वर्ष के अंदर। अगर अपन बात करें पिछले वर्ष के हिसाब से कि भाई पिछले वर्ष में कितनी ऊर्जा की क्षमता हमारे पास में आ चुकी है, तो ये जब अपन पढ़ने वाले हैं ऊर्जा वाला चैप्टर तो उसमें अपन विस्तार से इसको पढ़ेंगे। इसमें अपन ये भी पढ़ेंगे कि सौर ऊर्जा की कितनी है, पवन ऊर्जा की कितनी है, या बायोमास की कितनी है, बायोगैस की कितनी है, राजस्थान में कौन कौन से संयंत्र है, कितना कितना उत्पादन होता है, वहाँ अपन चैप्टर वाइज में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि अधिष्ठापित क्षमता जो है वह मेगावाट के अंदर राजस्थान के अंदर 2023-24 के अंदर जो है वह कितनी आती है, तो 24,784 जो है वह हमारे पास में निकल कर आती है, यानी 24,784 मेगावाट हमारी अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता है, जो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। वाणिज्यिक बैंक की साख जो है वह हमारी कितनी है, तो ये एग्जाम में आता नहीं है वैसे प्रश्न, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से जो है वह कुछ चीज़ें पूछे जाने लायक है और इनको अपन सारे के सारे चैप्टर को जो है वह आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब अपन चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने लिखा गया है कि केंद्र और राज्य का जो है वह तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। ये चीज़ आगे नहीं आएगी चैप्टर में, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि 2011 के हिसाब से पूछा गया है। और राज्य का अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं 342,239.74 वर्ग किलोमीटर अपन बात करते हैं, तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वह राजस्थान का क्षेत्रफल है। और भारत का अपन पढ़ते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वह भारत का हो जाता है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता दूंगा। जनसंख्या 2011 के हिसाब से जनसंख्या जो है वह 685,48,437 अपन राजस्थान की याद रखते हैं, और 121.09 जो आपके करोड़ है वह आपके भारत की आती है। दशकीय वृद्धि दर जो है वह 2001 से 2011 के अंदर राजस्थान की रही थी 21.3%, वहीं भारत की थी 17.7% जो है वह आती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर ये सारे के सारे आंकड़े हैं। तो राज्य का तो था हमारे 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वह जनसंख्या घनत्व था, जबकि भारत का 382 था। ठीक है, कुल जनसंख्या के अंदर शहरी जनसंख्या कितनी है, यहाँ से कई बार प्रश्न डायरेक्टली भी पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये टेबल, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो राजस्थान के अंदर अगर अपन शहरी जनसंख्या की बात करें तो राज्य के अंदर शहरी जनसंख्या है 24.9%, और ग्रामीण कितनी है, तो ग्रामीण हमारे हैं 75.1%, जबकि भारत के अंदर शहरी कितनी है 31.2% है। जब अपन शहरी विकास वाला चैप्टर पढ़ेंगे शहरीकरण वाला, तो उसके अंदर इसको वैसे ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी SC और ST की जनसंख्या कितनी है, तो राज्य के अंदर जो है वह SC की जनसंख्या है 17.8% और ST की है 13.5%, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में 16.6% है SC और आपके 8.6% है आपके ST। लिंगानुपात, राज्य का लिंगानुपात 928 है और केंद्र का जो है वह 943 आता है। बाल लिंगानुपात, अपना बाल लिंगानुपात है 888, जबकि भारत का है 919। इसी प्रकार से साक्षरता दर आती है, हम याद रखते हैं राजस्थान के लिए, क्या याद रखते हैं 66-79-52-1, यानी कि 66.1% हमारी टोटल साक्षरता दर है। पुरुषों की है 79.2, महिलाओं की है 52.1। इसी प्रकार से भारत के अंदर अपन देखते हैं
73% तो है भारत की कुल साक्षरता दर। पुरुषों की है 80.9 और महिलाओं की है 64.6। जब अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे शहरीकरण वाला, शहरी विकास वाला, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएगी, चिंता नहीं करनी है। अगली आती है कार्य सहभागिता दर, यानी कि कुल जनसंख्या के अंदर कितनी जनसंख्या है जो कि 15 से 60 वर्ष के बीच में है, यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कि कार्य के अंदर भागीदारी यानी कि जो पैसे कमा कर लाती है, रोजगार प्राप्त कर रखी है, उसमें राज्य की कुल जनसंख्या की 43.6% जो है वह कार्यशील जनसंख्या है, जबकि भारत में 39.8% कार्यशील जनसंख्या आती है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपके जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, और इसको बोला जाता है मातृ मृत्यु दर, मदर मोर्टिलिटी रेट MMR। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। वैसे अपन जब चिकित्सा वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तब ये दोनों चीज़ें वहाँ पर और आ जाएगी। देखिए राज्य के अंदर जन्म दर की अगर अपन बात करें तो जन्म दर का मतलब है कि एक वर्ष के अंदर 1000 जो आपकी जनसंख्या है उस पर कितने लोग जन्म लेते हैं। तो जन्म लेते हैं राजस्थान में 23.5 और भारत में लेते हैं 19.5। वहीं अगर अपन बात करें मृत्यु दर की, यानी कि एक वर्ष के अंदर 1000 के ऊपर मरने वालों की संख्या जो है वह कितनी है, तो राजस्थान में तो है 5.6, यानी कि 1000 में से 5.6 लोग जो है वह राजस्थान में एक वर्ष के अंदर मरते हैं, जबकि भारत के अंदर जो है वह 6 लोग जो है वह मरते हैं। इसका मतलब राजस्थान के अंदर जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, मर रहे कम है। और भारत के अंदर ऑल ओवर अगर औसतन देखें तो भारत के अंदर जन्म लेने वाले तो है कम और मरने वाले हैं ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर बैलेंस है जनसंख्या, जबकि राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है। IMR और MMR सबसे इंपॉर्टेंट है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 2020 के आंकड़े हैं ये, कि प्रति 1000 जीवित बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो जीवित जन्म लेने के बाद में कितने बच्चे मर जाते हैं प्रत्येक 1000 में से। तो राजस्थान के अंदर ऐसे जो है बच्चों की संख्या है 32 और भारत में है 28, यानी कि यहाँ पर तो कितने मरते हैं आपके 32 और यहाँ पर कितने आते हैं आपके 28 जो है वह इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि MMR की अगर अपन बात करें, यानी कि मातृ मृत्यु दर की यदि अपन बात करें तो राज्य के अंदर जो है वह 1 लाख के ऊपर, देखिए MMR की जो है वह यूनिट चेंज हो जाती है कि प्रति 1 लाख के ऊपर जो है वह ऐसी माँ जिनने अपने बच्चे को जीवित जन्म दिया है लेकिन वह स्वयं जो है वह मर गई है, तो ऐसी माताएं जो हैं उनकी संख्या जो है वह राज्य में है 113, जबकि भारत में है 97। यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वह चिकित्सा का स्तर कम है, इस वजह से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है वह MMR और जो आपके IMR है इनकी संख्या क्या है ज़्यादा है, और भारत की तुलना में क्या है मतलब कि ज़्यादा है, और भारत में क्या है आपके कम है। तो इस प्रकार से जो है वह आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में अगला आता है आपके जन्म के साथ समय जो है वह जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं, यानी कि राज्य के अंदर एक व्यक्ति जो है वह औसतन जो है वह कितने साल तक जीता है, तो 69.4 जो है वह वर्ष तक जीता है, जबकि भारत के अंदर 70 वर्ष की जीवन प्रत्याशा है। यानी कि एक व्यक्ति औसतन जो है वह 70 साल भारत में जी रहा है। तो कहने की बातें हैं वो तो कि भाई 100 साल जो है वो उम्र होती है, लेकिन अब 100 साल नहीं रही, अब 70 साल है भारत के हिसाब से, और राज्य के हिसाब से है आपके 69.4 वर्ष। ठीक है, ये थोड़ा सा तुलनात्मक विद्या में आप इसको ध्यान रख सकते हैं। IMR MMR जीवन प्रत्याशा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कार्यशील जनसंख्या पूछी जा सकती है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी सारे की सारी चीज़ें आगे डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आ जाएगी। देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था अभी अपन ने देखी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों की तुलनात्मक अपन निर्धारण करेंगे। तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि नेट GSDP की बात हो रही है। और नेट GSDP में जब जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय अपने पास में निकल कर आ जाती है। तो देखिए अपन ने देखा था, वैसे उसी चीज का वापस रिवीजन हो रहा है। GSDP अपन ने देखी थी कि प्रचलित कीमतों पर GSDP कितनी थी 15.28 लाख करोड़ रुपए जो है वह हमारे पास में क्या आती है, प्रचलित कीमतों के ऊपर GSDP निकल कर आती है। और स्थिर कीमतों के ऊपर यानी कि 2011-12 की कीमतों के आधार पर 8.45 लाख करोड़ रुपए जो है वह हमारे पास में क्या आती है, GSDP निकल कर आती है।
इसमें से जब हम क्या घटा देते हैं, मूल्य ह्रास या फिर हमारी घिसावट को घटा देते हैं, तब हमारे पास में आती है नेट जीएसडीपी, यानी कि जीएसडीपी से ही नेट जीएसडीपी बनती है। और प्रचलित कीमतों पर यहाँ पर 15.28 लाख करोड़ में से कुछ मूल्य ह्रास घटाया तो प्रचलित कीमतों के ऊपर जो हमारे पास में नेट जीएसडीपी बचती है वह आती है 13.69 लाख करोड़ रुपए। और स्थिर कीमतों में से जब स्थिर कीमत के ऊपर जीएसडीपी 8.45 लाख करोड़ में से हमने मूल्य ह्रास को घटाया तो हमारे पास में 7.41 लाख करोड़ रुपए जो है वह हमारे पास में नेट जीएसडीपी निकल कर आता है स्थिर कीमतों के ऊपर। फिर आता है प्रति व्यक्ति आय। नेट जीएसडीपी में जब हम जनसंख्या का भाग दे देते हैं तब हमारे पास में पर कैपिटा इनकम आता है। अगर हम इस 13.69 लाख करोड़ में जनसंख्या का भाग देंगे जो कि प्रचलित कीमतों के ऊपर नेट जीएसडीपी है, तब हमारे पास में प्रचलित कीमतों के ऊपर जो है वह निकल कर आता है प्रति व्यक्ति आय, जो हमारा कितना है 1,67,964 रुपये आता है। यानी कि एक व्यक्ति एक वर्ष के अंदर प्रचलित कीमतों के हिसाब से इतने रुपए कमाता है। दूसरा आता है आपके स्थिर कीमतों पर, यानी कि जब हम स्थिर कीमतों के आधार पर जो नेट जीएसडीपी है 7.41 लाख करोड़, इसमें जब हम जनसंख्या का भाग देंगे तो स्थिर कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगा। और ये कितना आता है, ये आता है अपने पास में 90,831 रुपये जो है वह निकल कर आता है। ठीक है ना, ये उसी चीज़ का रिविजन है, एक प्रकार से आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ तुलनात्मक अध्ययन है। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अपन बात करते हैं 2023-24 की अगर अपन बात करें तो 23-24 के हिसाब से राज्य की और आपके केंद्र की यानी कि भारत की और राजस्थान के जो है वह तुलना की गई है स्थिर कीमतों के ऊपर और प्रचलित कीमतों के ऊपर। तो वृद्धि दर की अगर अपन बात करें तो अपन अभी देखी भी थी स्टार्टिंग के अंदर कि राजस्थान की जो है वह स्थिर कीमतों के ऊपर, देखिए स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वह राज्य की जो है वह जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, स्थिर कीमतों के ऊपर है हमारी 8.03%। कितनी थी, 8.03% थी। जबकि प्रचलित कीमतों पर हमारे कितनी थी, 12.56% थी। ये राजस्थान की है यहाँ पर। तो राजस्थान की स्थिर के ऊपर तो कितनी है 8.03 और प्रचलित पर कितनी है 12.56। जबकि भारत की अगर अपन बात करें तो भारत की स्थिर कीमतों के ऊपर जीडीपी के अंदर वृद्धि दर कितनी है 8.15% है, यानी कि राजस्थान से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन प्रचलित कीमतों के ऊपर जो है वह 9.60% है, यानी कि भारत की जो है वह आपके जीडीपी के अंदर वृद्धि दर प्रचलित कीमतों के ऊपर राजस्थान से कम है, लेकिन स्थिर कीमतों पर ज़्यादा है। स्थिर कीमतों पर थोड़ी सी ज़्यादा है, राज्य की 8.03 है, इसकी 8.15 है। जबकि प्रचलित के ऊपर इसकी 9.60 है भारत की, जबकि राजस्थान की 12.56 है, जो कि ज़्यादा है। जब अपन बात करते हैं 2023-24 के अंदर प्रति व्यक्ति आय के अंदर वृद्धि दर की, तो प्रति व्यक्ति आय की अगर अपन वृद्धि दर में बात करें तो स्थिर और प्रचलित कीमत पर भारत के अंदर वृद्धि दर जो है वह स्थिर कीमत पर है 7.38%, जबकि राज्य के अंदर कितनी है 6.94%, यानी कि स्थिर मूल्य के ऊपर राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति आय के अंदर वृद्धि दर कम है। जबकि प्रचलित मूल्य के ऊपर भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है 8.68%, जबकि राजस्थान में है 11.49%, यानी कि राज्य के अंदर प्रचलित कीमतों के ऊपर जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है वह भारत से ज़्यादा है। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला आता है GSVA या फिर इसको GVA लिख लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए की अगर अपन बात करें यानी कि प्रत्येक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना कितना योगदान है, तब जब अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है वह कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र 3 क्षेत्र है। जब अपन बात करेंगे राजस्थान की तब उसमें भी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र 3 आएंगे। तो देखिए राज्य की अगर अपन भारत की अगर बात करते हैं पहले, तो भारत में जो है वह सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, सेवा क्षेत्र का है। और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है 54.72%, यानी कि अगर भारत में एक वर्ष में 100 रुपये अगर टोटल भारत की सरकार अगर कमा रही है या फिर जनरेट कर रही है तो उसमें 54.72 रुपये जो है वह अकेले सेवा क्षेत्र से मिलते हैं। जबकि राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें तो राज्य के अंदर राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का 45.07% सेवा क्षेत्र आता है, यानी कि यहाँ पर हमारा सेवा क्षेत्र का GSVA कितना है 45.07% है। ठीक है, उसके बाद में भारत के अंदर दूसरा बड़ा सबसे बड़ा क्षेत्र आता है आपके उद्योग क्षेत्र, और भारत के अंदर 27.62% हिस्सा जो है वह भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का आता है। वहीं राजस्थान के अंदर भी दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आता है उद्योग क्षेत्र, जिसका योगदान 28.21% आता है।
और तीसरा आता है आपके कृषि क्षेत्र, जिसके अंदर 17.66% भारत में योगदान है, और राज्य के लिए जो है वह राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान है 26.72%। कोरोना काल के अंदर उद्योग जो है उद्योग धंधे बंद हो गए थे, इस वजह से उद्योग धंधों का जो क्षेत्र था वो कम हो गया था, और जो आपके कृषि क्षेत्र था इसका क्षेत्र बढ़ गया था राज्य के अंदर। तो राज्य के अंदर कृषि क्षेत्र 31% तक चला गया था, और आपके जो उद्योग क्षेत्र है ये 24% तक आ गया था 2021-22 के अंदर। ठीक है, ये सामान्य चीजें हैं, इनको अपन पढ़ेंगे जब अपन वृहद परिदृश्य पढ़ेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर, तब उसमें अपन इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप मोटा मोटा इसको देख लीजिए। ठीक है, अगली कुछ और चीजें आती हैं उनको भी देख लीजिए, चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे, आगे और अपन डिटेल में देखेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो हमारे राज्य की जो जीएसडीपी रही है और उसमें वृद्धि दर कितनी रही है, उनकी अपन यहाँ पर जो है वह बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक तो है आपके स्थिर मूल्य के ऊपर, और वह की वही वापस सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और उसमें वृद्धि दर किसके ऊपर है, प्रचलित मूल्य के ऊपर। तो देखिए स्थिर मूल्य के ऊपर अगर अपन बात करें 2022-23 के अंदर स्थिर मूल्य पर कितनी थी, 7.82 या फिर 7,82,287 रुपये करोड़ रुपए, ठीक है ना। और 2023-24 के अंदर कितनी है, 8,45,115 करोड़ रुपए। इनको रटना कैसा है, जब अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब मैं रटवा दूंगा सारी की सारी चीजें, चिंता नहीं करनी है। तो 2022-23 यानी कि 7,82,287 करोड़ रुपए से 8,45,115 करोड़ रुपए जब इससे इसमें जाते हैं, तब हमारे पास में वृद्धि दर कितनी आती है, 8.03% की निकल कर आती है। यानी कि राज्य के अंदर जो है वह अर्थव्यवस्था के अंदर जीएसडीपी के अंदर स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है, 8.03% है। जीडीपी हमारी है, जीएसडीपी है कितनी स्थिर कीमतों पर, तो 8,45,115 करोड़ रुपए आती है। वहीं अपन बात करते हैं प्रचलित मूल्य के ऊपर, तो प्रचलित मूल्य के हिसाब से 2022-23 के अंदर हमारी जीएसडीपी कितनी थी, तो 2022-23 में थी हमारी 13,57,851 रुपये, जबकि 2023-24 के अंदर जो है वह कितनी हो गई, 15,28,385 करोड़ रुपए हो गई। यानी कि जब हम 2022-23 से 2023-24 में जाते हैं, तब हमारे 12.56% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर 8.03% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आपको इसमें से प्रश्न जो याद रखने वाले हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि राज्य का जो है वह स्थिर कीमत के ऊपर जो है वह जीएसडीपी कितनी है और वृद्धि दर कितनी है, प्रचलित कीमतों के ऊपर जो है वह जीएसडीपी कितनी है और उसमें वृद्धि दर कितनी है। ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे कुछ और चीजें आती है, इनको भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सकल राज्य मूल्य वर्धन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सकल राज्य मूल्य वर्धन किस आधार पर, प्रचलित मूल्य के आधार पर। तो प्रचलित मूल्य के आधार पर अगर अपन बात करें तो राज्य के अंदर देखिए हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले ही कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की। तो हमारे जो है वह 2011-12 के हिसाब से अगर अपन बात करना चाहें तो उस हिसाब से 28.56% 2011-12 के अंदर हुआ करता था प्रचलित मूल्य पर आपके सकल राज्य मूल्य वर्धन, यानी कि कृषि का योगदान हुआ करता था 28.56। और 2023-24 के अंदर यदि अपन बात करें प्रचलित मूल्य के आधार पर तो यह हमारा कितना हो गया है, 26.72। भाई यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये आपके यह वाला योगदान देख लो, या फिर आप जो अपन ने यहाँ पर टेबल के अंदर पढ़ा था, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, यही पूरी की पूरी चीज़ वहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर बात किसकी हो रही है, केवल प्रचलित की हो रही है, वहाँ पर स्थिर की बात नहीं हो रही है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये स्थिर के लिए नहीं है, ध्यान रखना ये स्थिर के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि 2011-12 में प्रचलित मूल्य पर कृषि क्षेत्र का योगदान 28.56 था और 2023-24 के अंदर 26.72% योगदान है। वहीं उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 2011-12 में प्रचलित मूल्य के हिसाब से 32.69% था और 2023-24 के अंदर वर्तमान में 28.21% है। वहीं सेवा क्षेत्र का जो है वह 38.75% था और वर्तमान के अंदर 45.07% है। यानी कि अगर आप देखना चाहें तो कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है, कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है, ठीक है ना, और आपके उद्योग क्षेत्र का योगदान भी घटा है, लेकिन सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। यानी कि वर्तमान समय में राज्य के अंदर यदि सबसे ग्रोइंग सेक्टर यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वह आपके विकास या फिर उन्नति करने वाला क्षेत्र है तो वह आपका सेवा क्षेत्र है,
जो कि भारत के अंदर तो लगभग 52% है, यानी कि 50 क्रॉस कर चुका है, और राज्य के अंदर भी लगभग आधा हिस्सा जो है वह सेवा क्षेत्र जाने वाला है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला आता है आपके प्रति व्यक्ति आय। देखिए पर कैपिटा इनकम प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, इस चार्ट के माध्यम से आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेड में ये है और ब्लू में ये है। तो 2022-23 की जब अपन बात करते हैं तब प्रचलित कीमतों के ऊपर हमारा जो प्रति व्यक्ति आय था वह कितना था, 1,50,653 रुपये था, और वर्तमान में 2023-24 के अंदर 1,67,964 रुपये हुआ है। यानी कि हमारे प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार से स्थिर कीमतों पर यदि अपन बात करें तो 2022-23 में हमारे जो है वह 84,935 रुपये स्थिर कीमतों के ऊपर हमारे 2022-23 में था, और वर्तमान में कितना हो गया है, 90,831 रुपये हो गए हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्टली कि राज्य के अंदर जो है वह स्थिर कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 90,831 रुपये है, और प्रचलित कीमतों के ऊपर कितनी है, 1,67,964 रुपये आपके आती है। ये रटना कैसे है मैं फिर से बता रहा हूँ, जब अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब याद करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं। इसके बाद में देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की यहाँ पर बात है, ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का केवल आपको आधार वर्ष जरूर ध्यान रखना है, 2011-12 इसका आधार वर्ष आता है। 2023-24 के लिए 153 जो है वह आपके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रहा है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक का जो है वह आधार वर्ष इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको कौन जारी करता है, इसमें कौन कौन से मत शामिल है, इसका क्या महत्व है, ये जब अपन चैप्टर विस्तार से पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे। बाकी इतना कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023-24 के लिए यह सूचकांक 388.09 आपके रहा था प्रतिशत के अंदर, और इसी प्रकार से इसमें परिवर्तन जो है वह पिछले साल से 0.09% का इसमें परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है। ये देखिए ये आपके शॉर्टकट के अंदर यहाँ पर वापस बताया है WPI और CPI। तो आपके जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम के अंदर, जैसे अभी जो आपके LDC का एग्जाम, CET का एग्जाम आ रहा है, उनके लिए जो है वह इस क्लास का बहुत महत्व रहने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट के अंदर और बहुत विस्तार के अंदर आपको चीज़ें इसमें बता रखी है। बाकी जो आने वाले चैप्टर है वो बड़े एग्जाम जैसे SI है, RS है, या फिर आपके अदर एग्जाम जिनके अंदर करंट अफेयर्स का, राजस्थान की इकोनॉमी का, राजस्थान की ज्योग्राफी का महत्व ज़्यादा होता है, उन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी डिटेल जो वीडियो अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से आपके लिए बनेगा, WPI का आधार वर्ष क्या है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोक मूल्य सूचकांक या फिर वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स का 1999-2000 याद रखना है। दूसरा प्रश्न, CPI का आधार वर्ष क्या है, CPI का आधार वर्ष आपको याद रखना है 2016, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। औद्योगिक उत्पादन जो आपके जो CPI जो है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं अलग अलग। जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं आपको बताऊंगा। एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है एग्रीकल्चर लेबर, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। ये 4 प्रकार के राजस्थान के अंदर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वह इंडस्ट्रियल वर्कर जो है इसी का ही महत्व राजस्थान के अंदर ज़्यादा है, और उसका आधार वर्ष 2016 है, सितंबर 2016, ठीक है। और इसी का ही जो है वह कुछ केंद्र बनाए हुए हैं, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। CPI के केंद्र जो हाल ही में एग्जाम आ रहे हैं उनमें, तो याद रखना है अलवर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है। इस अलवर की जगह पर जो है वह पहले अजमेर हुआ करता था, लेकिन इस अजमेर को हटाकर और इसकी जगह पर क्या कर दिया गया, अलवर आपके कर दिया गया है। तो वर्तमान में अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ABJ, ये ऐसे याद रख सकते हो, बाकी मैं रटा दूंगा, आगे चिंता मत करो। तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बैंकिंग एवं वित्त से संबंधित 2024 मार्च 2024 तक के आंकड़े आप सभी के सामने हैं। राज्य के अंदर कुल बैंक जो है वह कितने हैं, 8,448 जो है वह बैंक टोटल आते हैं, जिसमें से सार्वजनिक बैंक है आपके 4,248। ये इतने नहीं पूछे जाएंगे, आपको इसमें से केवल विदेशी बैंक जरूर याद रखना है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने विदेशी बैंक है। तो 7 विदेशी बैंक है, पहले 6 हुआ करते थे, वर्तमान में 7 हो चुके हैं। लघु वित्त बैंक कितने हैं, तो ये आपके हैं 561। इसी प्रकार से भुगतान बैंक है 3। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि राज्य के अंदर 2022-23 से जमा के अंदर कितनी वृद्धि हुई है। तो राजस्थान के अंदर 2022-23 से जमा में जो वृद्धि हुई है 23-24 में, वह 12.88% की हुई है।
यानी कि ऐसे पकड़ सकते हैं कि पहले मान लो कि बैंकों के अंदर अगर 100 रुपये थे जमा 2022-23 में, तो 2023-24 के अंदर ये जमा 112.88 रुपये हो गए, तो ये पकड़ सकते हैं। भारत के अंदर इस जमा में कितनी वृद्धि हुई है? 13.40% की हुई है, यानी कि राजस्थान से लगभग 1% ज़्यादा ही वृद्धि हुई है, लेकिन लगभग फिर भी 12 के आसपास जो है मतलब कि बराबर सा है। तो आपको दो चीज़ें इसमें से याद रखनी है। एक तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर विदेशी बैंक जो है वो कितने हैं? तो 7 है। टोटल बैंक कितने हैं ये याद रहे तो ठीक है, आप याद रख सकते हो, उल्टा करना है बस और कुछ नहीं करना है। 84 है, 8 और 4 लिखा, फिर 4 और 8 लिख देना है, ठीक है ना, 84 48। जमा के अंदर वृद्धि कितनी है ये जरूर याद रखना है, 12.88% की जमा में वृद्धि हुई है। कृषि एवं उससे संबंधित कुछ गतिविधियां, सिंचाई वगैरह, इससे जुड़ा हुआ जो है वह आप छोटी छोटी चीज़ें जो है वो याद रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है वैसे। राजस्थान के अंदर सामान्य वर्षा होती है 435 मिलीमीटर, और 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक जो वर्षा हुई थी पिछले वाले मानसून में, वो आपके 499 मिलीमीटर हुई थी। यानी कि हमारे वर्षा के अंदर कितनी वृद्धि हुई है आर्थिक समीक्षा के हिसाब से? तो 14.69% की हमारे वर्षा में वृद्धि हुई थी। जब अपन बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, देखिए मैंने आपको बताया था वहां पे भी, इसको अपन आगे डिटेल में और पढ़ेंगे कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वह कितना क्या रहा है, और कितना क्या रहा है तो दो आधार पर अपन इसको पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे स्थिर मूल्यों के आधार पर, और एक अपन देखेंगे प्रचलित मूल्यों के आधार पर। भाई अपन ने देखा था कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वह कितना आता है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसके बारे में अपन ने बात करी थी। तो कृषि क्षेत्र का योगदान जो है, इसकी अगर अपन बात करें अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत की राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना है, तो 2019-20 के अंदर जो है वह आपके स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य के आधार पर जो है वह कितना कितना था। तो स्थिर पर था 1.76 लाख करोड़, जो कि आपके 2023-24 के अंदर 2.05 लाख करोड़ हो गया, जिसमें लगभग 3.86% की वृद्धि हुई है। और प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह आपके 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से 2.61 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 3.82 लाख करोड़ हो गई 2023-24 में, जिसमें 9.99% की जो है वह वृद्धि हुई थी। यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो योगदान है यह एग्जाम के अंदर कम पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जीएसवीए के अंदर योगदान कितना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ये वाला याद रखना है। आपको देखिए पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जीएसवीए के अंदर 2022-23 से इस बार जो है वह कितना स्थिर मूल्य पर और कितना प्रचलित मूल्य के ऊपर रहा है और कितनी वृद्धि हुई है, तो ये आपको इसके अंतर्गत क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए 2.01 लाख करोड़ रुपए जो है वह 2019-20 के अंदर थे, और यहाँ से जब हम 2023-24 में आते हैं तो 2.05 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं, जिसके अंदर 2.13% की जो है वह क्या आती है, वृद्धि आती है। इसी प्रकार से प्रचलित मूल्य के ऊपर अगर अपन बात करें तो 2022-23 से हिसाब से अगर अपन बात करें, यहाँ पर 2022-23 होगा, 2022-23 पिछले वाले वर्ष से बात हो रही है। 2022-23 में 3.48 लाख करोड़ था, जो कि 2023-24 के अंदर जो है वह 3.82 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर अपन बात करें वृद्धि की तो 9.64% की वृद्धि आती है। तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के हिसाब से। बाकी अपन जब कृषि का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके ऊपर वापस विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको इतना से ध्यान रखना है, यह अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। 2019-20 के अंदर जो है वह स्थिर मूल्य पर इतना था, और अभी जो है वह स्थिर मूल्य पर इतना हो गया है, जो यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है। तो इसमें वृद्धि है 3.86% की। प्रचलित मूल्य के ऊपर 2019-20 के अंदर 2.61 था और वर्तमान में 3.82 हुआ है, तो इसमें वृद्धि है 9.99 की। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जो मैंने आपको बताया था, उससे पूछा जाता है, और उसमें 2022-23 से यानी कि पिछले साल से इस साल के अंदर कितनी वृद्धि हुई है ये आपको पूछा जाएगा। तो 2.01 से 2.05 लाख करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें 2.13% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह 3.48 लाख करोड़ से 3.82 लाख करोड़ हुआ है, जिसमें 9.64% की क्या हुई है, आपके वृद्धि हुई है। तो एग्जाम के अंदर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट है अगर आपको पूछे जाएंगे तो। बाकी कृषि के अंदर अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। खाद्यान्न उत्पादन जो है मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में ही, 245.01 लाख मीट्रिक टन इस बार जो है वह खाद्यान्न उत्पादन रहने का अनुमान है।
यानी कि पिछली बार की बात हो रही है 2023-24 की, कि इतना हमारे उत्पादन हुआ है। लेकिन 2022-23 में ये उत्पादन कितना था, 252 लाख मीट्रिक टन था। तो 252 लाख मीट्रिक टन से 245 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, कमी हुई है। और कमी कितनी हुई है, 3.08% की। इसका मतलब राज्य के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 3.08% की कमी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस आर्थिक समीक्षा का। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खाद्यान्न उत्पादन हुआ कितना है, 245 लाख मीट्रिक टन हुआ है। ठीक है, ये आपके खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। देखो कुछ और प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, सारांश के रूप में अपन देख रहे हैं। और उसी में आ रहा है आपके उत्पादकता। जब अपन उत्पादकता की बात करते हैं, यानी कि राज्य के अंदर कितना कितना उत्पादन किस किस चीज के अंदर वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, तो 2007-08 से 2011-12 की औसत जो आपकी उत्पादकता रही है, यानी कि 2007-08 से 2011-12 तक जितना उत्पादन हुआ है उन सब का एवरेज निकाल लिया। और उस एवरेज से पिछले साल 2023-24 के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है उससे जब हम तुलना करते हैं तो हमने पाया कि राज्य के अंदर जो अनाज है उस अनाज के उत्पादन के अंदर जो है वह 37.29% की वृद्धि हुई है। राज्य के अंदर जो दालें हैं उनके अंदर 36% की लगभग वृद्धि हुई है। और राज्य के अंदर जो तिलहन है उसमें लगभग 26.66% की वृद्धि हुई है। कपास जो है इसके अंदर लगभग जो है वह 35.28% की वृद्धि हुई है। और अगर अपन बात करें उत्पादन की, अगर अपन हेक्टेयर के हिसाब से, तो जो पहले 428 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन हो रहा था, लगभग 4.5 क्विंटल के आसपास उत्पादन हो रहा था, वह उत्पादन बढ़ के और 579 किलोग्राम जो है वह प्रति हेक्टेयर हो गया। यानी कि उत्पादन के अंदर भी हमारे प्रति हेक्टेयर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 428 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से हमारे 579 किलोग्राम हो गया है उत्पादन। ठीक है, इसी प्रकार से राज्य के अंदर अगर अपन सिंचाई क्षमता की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में इस आर्थिक समीक्षा के आधार पर 39.07 लाख हेक्टेयर हमारे पास में क्या है, सिंचाई की क्षमता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला अपने रहने वाला है उद्योग। तो ये कृषि वाला जो है वो पोर्शन रहेगा जब कृषि का चैप्टर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन उद्योग का चैप्टर पढ़ेंगे। उद्योग के चैप्टर के अंदर अपन कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसी में देखिए राजस्थान एमएसएमई नीति अपन पढ़ेंगे, 2022 के अंदर लाई गई थी, जिसको 17 सितंबर 2022 के दिन लागू किया गया था। राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो है वह 2022 के अंदर लाई गई थी, इसको भी 17 सितंबर 2022 को लागू किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में लाई गई थी और इसको 8 सितंबर 2022 को लागू किया गया था। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। खान एवं खनिज की अगर अपन बात करें तो राज्य के अंदर 81 प्रकार के खनिज इस बार आर्थिक समीक्षा में बताए गए हैं, जो कि पिछली आर्थिक समीक्षा के अंदर हमारे टोटल 81 प्रकार के ही थे। इसी प्रकार से खनन की अगर अपन बात करें, देखिए पिछली बार वाली आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि 82 प्रकार के हमारे खनिज यहाँ पर हैं, लेकिन पिछली बार मतलब पिछली से पिछली में, और पिछली बार में जो है वह एक खनिज को कम कर दिया और कह दिया कि हमारे पास में 81 प्रकार के जो है वह खनिज है। और इसी को ही इस बार जो है वह रिपीट किया गया है कि कुल 81 प्रकार के खनिजों का हमारे यहाँ पर भंडारण है। इसी वजह से हमें खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। और 58 प्रकार के खनिज जो है वो हम इन 81 में से निकालते हैं खोद कर। और पिछली से पिछली आर्थिक समीक्षा में 57 थे ये, और ये 82 थे। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है कि राजस्थान जो है वह एकमात्र कौन कौन से खनिजों का उत्पादक है, तो उसमें आता है आपके वोलिस्टेनाइट, एक आता है जिंक, एक आता है लेड और एक आता है सेलेनाइट। तो इसको मैं याद करवाता था वो जिले से, इसको ऐसे याद रखते थे, वो जिले से एकमात्र, इस नाम से अपन याद रखते थे। यानी कि वोलिस्टेनाइट हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया और सेलेनाइट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है जो इस वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर भी बताया गया है। आगे अपन रटने वाली सारी चीज़ें ट्रिकों से याद करेंगे जब अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इसलिए आप सबसे एक प्रकार से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जुड़े, उसमें आपको रियल में जो है वह इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगने लग जाएगी। आपका जो करंट अफेयर से डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा जब आप चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। डिटेल के अंदर अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर केवल एक ओवरव्यू बताने के लिए ये क्लास लाई गई है। और एलडीसी वगैरह के जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके मिल जाएंगे, इसलिए आप इसको देख के चले जाइए, क्योंकि डिटेल में करने में अपने को कम से कम 10 दिन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है आपका तेल एवं गैस।
इसी के अंदर खनिज और खनन के अंदर ही लिखा गया है कि भारत के अंदर जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन जो है वह बॉम्बे हाई, जो कि आपके अरब सागर के अंदर मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के मध्य में जो है वह बॉम्बे हाई एक जहाज जो है वो ठहरा रखी है, ऐसा समझ लीजिए। वो भारत के कुल आपके खनिज तेल का या फिर कच्चे तेल का 40% के आसपास उत्पादन करता है। और वहीं अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है यह भारत के अंदर जो है वह टोटल खनिज तेल का जो है वह लगभग 20% के आसपास जो है वह उत्पादन करता है। यानी कि भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का जो योगदान है वह लगभग यहाँ पर बताया गया है 14.95%। ये अपडेट हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। पिछली बार यह है लगभग जो है वह 20% के आसपास था, और इस बार जो और ये जो है वह लगभग 6 MMTPA के आसपास था, जो कि अब 4.39 हो गया है। और उत्पादन के अंदर जो आपके योगदान है वह 14.95% हो गया है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि राज्य का कितना योगदान है। ठीक है, ये पिछली वाली आर्थिक समीक्षा में था, इस वाली में नहीं था। 17 प्रकार के हमारे धात्विक खनिज यहाँ पर है, जिसके अंदर हमारे सीसा है, जस्ता है यानी कि जिंक और सीसा है, इनमें हम एकमात्र उत्पादक है। चांदी के अंदर हम अग्रणी हैं। इसी प्रकार से 39 प्रकार के हमारे अधात्विक खनिज है, जिसके अंदर एकमात्र में सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट आता है। अग्रणी के अंदर सीमेंट ग्रेड है, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के रूप में आता है। 3 हमारे ईंधन खनिज के रूप में है। कच्चा तेल है, जो कि जिसके कच्चा तेल है, एक कोयला है, और एक अगर अपन बात करें प्राकृतिक गैस है। ये 3 आपके खनिज आते हैं। कच्चे तेल के अंदर राज्य जो है वह भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है, और 22 हमारे क्या है गौण खनिज के रूप में आते हैं। ठीक है, उद्योग के अंदर ही अपन एक चीज पढ़ते हैं, निर्यात। तो पिछली वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर लगभग 72,000 करोड़ रुपए का राज्य से निर्यात हो रहा था। इस बार कितना हो रहा है उसके बारे में अपन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के आंकड़े दिए गए हैं, जो कि आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, निर्यात तैयारी सूचकांक। और इसमें राज्य की जो है आपके रैंक कितनी थी, 11वीं रैंक थी। इस बार इसको अपडेट नहीं किया गया है आर्थिक समीक्षा में। और बाकी जो है वह निर्यात के लिए राज्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा, उनके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, 11वीं रैंक जो है वह निर्यात की तैयारी के अंदर है, और 6वीं रैंक जो है वह निर्यात के प्रदर्शन को हासिल करने के रूप से है, यानी कि निर्यात कितना हमारे जो है वह प्रदर्शन है उसके बारे में। ठीक है, ये इस बार अपडेट किया गया है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के अंदर। ये आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, राज्य के अंदर आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान से सबसे ज़्यादा जो निर्यात होने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी निर्यात होती है उसके अंदर हमारे 1 नंबर पर आती है अभियांत्रिकी वस्तुएं, यानी कि जो आपके इंजीनियरिंग जो आपके गुड्स है, यानी कि इंजीनियरिंग जो वस्तुएं हैं या अभियांत्रिकी जो वस्तुएं हैं, वो हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर या फिर निर्यात के अंदर सबसे बड़ा योगदान रखते हैं। और 19.82% का जो है आपके कुल निर्यात का जो है वह आपके अभियांत्रिकी वस्तुओं का निर्यात होता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह हमारे निर्यात का किसका है, अभियांत्रिकी वस्तुओं का आता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर आप इसमें से देखोगे तो दूसरे नंबर पर हमारे सबसे बड़ा जो योगदान आता है वह किसका आता है, रत्न एवं आभूषण जो है इनका जो है वह निर्यात आता है 13.36% का, जो कि सबसे बड़ा दूसरा योगदान रखता है। पिछली बार यह चौथे नंबर पर था, इनसे ऊपर कपड़ा और धातुएं हुआ करती थी, लेकिन इस बार रत्न और आभूषण दूसरे नंबर पर आ गया है। इसलिए आपको जो है वह ध्यान रखना है, पहले नंबर पर है 19.82% पर अभियांत्रिकी वस्तुएं, दूसरे पर है 13.36% पर रत्न एवं आभूषण, तीसरे नंबर पर जो है वह आपके आती है धातुएं। और धातुओं का योगदान कितना है, तो 11.78% के साथ में जो है वह तीसरे नंबर पर आती है धातुएं। और चौथे नंबर पर आता है 10.54% के साथ में आपके कपड़ा आता है 4 नंबर पर। और 5वें नंबर पर अगर आप याद रख सकते हो तो आप रख लेना, 5वें नंबर पर आपके 9.54% के साथ में आता है हस्तशिल्प। तो वैसे तो आपको टॉप जो है वह 3 ही पूछते हैं, बाकी फिर भी अगर आप याद रख सकते हो तो इनको आप याद रख सकते हो। राजस्थान में सबसे ज़्यादा निर्यात होता है अभियांत्रिकी वस्तुएं 19.82, दूसरे पर होता है रत्न एवं आभूषण 13.36%, तीसरे पर होता है आपके धातु 11.78, चौथे पर होता है आपके कपड़ा 10.54 और 5वें पर होता है आपके हस्तशिल्प 9.54। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी इसकी क्या ट्रिक होगी वो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे उद्योग वाला तो उसके अंदर इसको मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आपके निर्यात हो जाता है।
फिर अगला आता है ऊर्जा। आपके एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम के अंदर जो आपके जिसमें एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य रूप से इकोनॉमिक सर्वे के, उसमें फेवरेट प्रश्न जो है वह ऊर्जा का आता है। और उसमें सबसे फेवरेट प्रश्न यही आता है कि राज्य के अंदर जो है वह अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो मार्च 2024 के आंकड़े इसमें दिए गए हैं और मार्च 2024 तक राज्य के अंदर जो है वह कितने आपके एक प्रकार से जो है वह ऊर्जा स्थापित कर रखी है। तो 24,784 जो है वह आपके ऊर्जा क्षमता जो है उसको स्थापित किया गया है। भाई 24 तो याद रख लेना, पीछे 786 का 784 याद रख लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, कैसे भी इसको याद रख लेना है। फिलहाल अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो एलडीसी का तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा जो है वह कितनी है, 24,784 मेगावाट आती है। उसके बाद में पहला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग राज्य के अंदर जो है वह टोटल ऊर्जा का कितना ऊर्जा जो है वह उपभोग में वृद्धि हुई है। तो 64.41% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि पिछली साल जो है वह राज्य के अंदर अगर 100 मेगावाट अगर ऊर्जा का एक प्रकार से उपभोग हो रहा था, तो इस बार जो है वह 164 हो गया, यानी कि 64% की वृद्धि हुई है ऊर्जा के उपभोग के अंदर, ठीक है। मार्च 2024 तक विद्युतीकृत जो गांव है उनकी संख्या कितनी है, तो 43,965। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राज्य के अंदर जो है वह मार्च 2024 तक टोटल विद्युतीकृत जो गांव है वो कितने हैं, 43,965 गांव आते हैं। उसके बाद में देखिए, जिस प्रकार से ऊर्जा का जो है वह आपके फेवरेट क्वेश्चन होता है वनडे एग्जाम या अधीनस्थ बोर्ड का, उसी प्रकार से आपके सड़क एवं परिवहन का भी जो है वह दो प्रश्न जो है वह आपके अधीनस्थ बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे फेवरेट प्रश्न है। मार्च 2023 तक के आंकड़े दिए गए हैं। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई जो है वह कितनी है, तो 301,810 किलोमीटर जो है वह राज्य के अंदर कुल सड़कों की लंबाई है। कितनी है, 301,810 किलोमीटर टोटल है। और इसमें अगर अपन राज्य के क्षेत्रफल का अगर भाग दे देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल कर आती है, राज्य में सड़कों का घनत्व निकल कर आता है। और यह कितना आता है, 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर आता है। यानी कि आप 10 किलोमीटर मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं और 10 किलोमीटर मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है 100 वर्ग किलोमीटर। तो 100 वर्ग किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर का जो एरिया है आपका, उस 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर राज्य के अंदर अगर अपन सड़कों की क्या निकालना चाहें, लंबाई निकालना चाहें, तो वह कितनी आती है, 88.18 किलोमीटर निकल कर आती है। और राज्य के अंदर सड़कों की टोटल लंबाई कितनी है, तो 301,810 किलोमीटर जो है वह टोटल आपके सड़कों की लंबाई आती है। ये दोनों फेवरेट प्रश्न है, एक ऊर्जा वाला इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण एवं शहरी विकास की बात है। वैसे इसको अपन आगे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन शहरी क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। राजस्थान में अति का मतलब सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला जो है वो कौन सा है, तो कोटा है, उसके बाद जयपुर है, उसके बाद अजमेर है। यानी कि राज्य में सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला कौन सा है, कोटा है। कोटा की कुल जनसंख्या का 60% जो है वह शहरीकृत है। दूसरे नंबर पर जयपुर आता है 52%, तीसरे नंबर पर अजमेर आता है 40%। और राज्य का सबसे कम जो है वह शहरीकृत जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर सबसे कम है। वहाँ की कुल जनसंख्या का 6.39% ही हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है, बाकी सारा ग्रामीण है। दूसरे नंबर पर बाड़मेर है, तीसरे नंबर पर बांसवाड़ा आता है, ठीक है। ये आपको उसके अंतर्गत दिया गया है। ये आपके एक प्रकार से राजस्थान और भारत की जो शहरी जनसंख्या उसकी बात की गई है। भारत के अंदर कुल जनसंख्या का 37.55% शहरी है, जबकि राज्य के अंदर 27.74% हिस्सा ही शहरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। पर्यटन की अपन बात कर लेते हैं। 2023 के अंदर जो है वह राजस्थान के अंदर टोटल पर्यटक कितने आए थे, तो 1807 जो है वह आपके लाख पर्यटक आए थे, 1807 लाख पर्यटक आए थे। और इसमें से 1790 लाख जो पर्यटक हैं वो कौन थे, स्वदेशी, और 17 लाख पर्यटक कौन थे, विदेशी थे। तो राज्य के अंदर कुल पर्यटक कितने आए थे, तो टोटल आए थे आपके 1807 लाख पर्यटक आए, जिसमें से 1790 थे स्वदेशी और 17 लाख थे आपके विदेशी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। ये पिछली वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर दिया गया था कि राजस्थान के अंदर जो है वह एक प्रकार से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में कौन कौन से शामिल है क्षेत्र, तो अपन इसको याद रखते हैं। जो 2013 के अंदर पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था, जिसके अंदर अपन याद रखते हैं गाजर चीकू आम के नाम से, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, जैसलमेर है, आमेर है, गागरोन है, ये इसमें आता है। संरक्षित क्षेत्र के अंदर जो आपके जयपुर का प्रकोटा है, जिसको वॉल्ड सिटी कहते हैं अपन, तो वो आता है। वेधशाला है, जंतर मंतर वगैरह, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये 2023-24 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पुरस्कार दिए गए थे राजस्थान के विभिन्न संस्थान को या फिर राजस्थान को खुद को,
तो उनके बारे में आता है। सबसे पहला जो है वह दिया गया था बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड। बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड मिला, किसने कब क्या दिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म जो है उसके द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो राज्य को मिलता है कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स, ये भी आपके राजस्थान को मिला है। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, ये भी राजस्थान को मिला है। बेस्ट हेरिटेज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, जो कि आपके चेन्नई के अंदर आयोजित करवाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कल्चर की दृष्टि से। अगर आपके एग्जाम के अंदर राजस्थान का कला संस्कृति है तो वहाँ पर आर्थिक समीक्षा से जोड़कर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह प्रश्न ऐसे आते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर जो है यह कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनके लिए सरकार के द्वारा कुछ जो है वह एक प्रकार से राशि जो है वह आवंटित की गई थी, इसलिए ये चर्चाओं में आए थे, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम आपको पता होगा, जैसे कि फलोदी का किला कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, ये याद रख लेना है, ये पूछे जाते हैं। सिवाना का किला कहाँ पर है, आपके बाड़मेर के अंदर है। शेरगढ़ का किला कहाँ है, शेरगढ़ का किला है बारा के अंदर। बाला किला कहाँ पर है, आपके अलवर के अंदर है। सरवाड़ का किला कहाँ पर है, आपके अजमेर के अंदर है। इस प्रकार से इनको याद रखना है थोड़े से। तालाब शाही कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है, बाड़ी के अंदर। इसके अलावा सरकारी संग्रहालय जो है वह आपके आहड़ उदयपुर के अंदर है। मंदिरों के कुछ समूह हैं जो कि आपके आमा कोटा के थे, उनके लिए जो है वो आवंटित किए गए थे। कुछ संग्रहालय हैं जिसके अंदर मंडोर संग्रहालय है जोधपुर में, कोटा है, जोधपुर है, ये आपके चर्चाओं में रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अच्छा, एक संस्था जो है वो आपके काफ़ी चर्चाओं में रही है, और पिछली वाली आर्थिक समीक्षा में एक संस्था लिखी हुई थी मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, जो कि मुख्यमंत्री को आर्थिक मामलों के अंदर जो है वह क्या देती थी, एक प्रकार से राय देती थी। तो जैसे ही भजनलाल जी की सरकार बनी तो नई सरकार के द्वारा उस संस्था को समाप्त करके उसकी जगह पर एक नई संस्था बनाई, और जिसको नाम दिया गया रीति, RITI। इसको क्या नाम दिया गया, रीति। रीति की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है सबसे पहले एग्जाम के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही हो गया, रीति की फुल फॉर्म। R का मतलब होता है राजस्थान, I का मतलब है इंस्टीट्यूट, T का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, और I का मतलब है इनोवेशन। तो रीति की फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये फुल फॉर्म रट लेना, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है रीति की। दूसरा आता है आपके अध्यक्ष कौन होता है, तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री था, उसी प्रकार से रीति का भी अध्यक्ष कौन होगा, आपके मुख्यमंत्री होगा। दूसरा, इसकी स्थापना कब की गई, तो रीति की स्थापना 3 मार्च 2024 के दिन की गई। कब की गई, 3 मार्च 2024। किस स्थान पर, तो मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद जो थी उसके स्थान पर जो है वह आपके स्थापना की गई रीति की। रीति के गठन की अगर अपन बात करें तो इसका गठन जो है वह सेंटर के अंदर नीति आयोग है, वैसे के वैसे राज्य के अंदर रीति का गठन किया गया। और इसका कार्य क्या होगा, तो ये राज्य के अंदर एक विकसित राज्य बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी, जो भी योजनाएं चल रही है उनकी समीक्षा करेगी, ये रीति का कार्य होगा। आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरा है इसका अध्यक्ष कौन है, तीसरा प्रश्न है इसकी स्थापना कब की गई है। ठीक है ना, ये कुछ प्रश्न इसमें से बनते हैं, ये आपके रीति हो जाता है। लास्ट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर बाह्य जो आपके संस्थान है, जैसे कि एशिया विकास बैंक है, विश्व बैंक है, IMF है, ठीक है ना, इनके माध्यम से राजस्थान के अंदर इनके सहयोग से कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि SI के अंदर एक फेवरेट प्रश्न है। देखिए, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण तृतीय इसका शुरू किया गया है ADB के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। इसी प्रकार से दूसरा आता है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, जिसका चौथा चरण जो है वह आपके चालू किया गया है, शुरू किया गया है, किसके सहयोग से, ADB के सहयोग से। तीसरा आता है आपके राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, जिसके चौथे चरण के लिए जो है वह ट्रांस 1 और ट्रांस 2 के लिए भी जो है वह आपके ADB के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। फिर आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, जो है यह भी आपके ADB के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये ट्रांस 2 है, ये ट्रांस 3 है, ये भी आपके ADB के सहयोग से चल रही है। ठीक है ना, तो लगभग जो है
आपके 1, 2, 3, 4 और 5 परियोजनाएं राजस्थान में एडीबी के सहयोग से चल रही है। वनडे एग्जाम में तो सीधा सा यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके सहयोग से चल रहा है, या फिर राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके सहयोग से चल रहा है, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना किसके सहयोग से चल रही है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम किसके सहयोग से चल रहा है। ठीक है ना, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगली योजना आती है आपके राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। और मैंने रटवाया था पहले कि विकास का कोई भी कार्य होता है तो वह विश्व बैंक के माध्यम से आता है, तो यह आपके विश्व बैंक के सहयोग से जो है वह आपकी योजना चल रही है, राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। जब अपन सतत विकास के चैप्टर को और बाह्य सहायतित परियोजनाओं को चैप्टर को अगर अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तब मैं इनको सभी को याद करने का तरीका जो है वह आपको बताने वाला हूं, तो वहां पर आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है, आपको निश्चिंत होकर पढ़ना है बस। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो है यह आपके जायका के सहयोग से अप्रैल 2017 से लेकर अक्टूबर 2024 तक जो है वह चलाई गई थी। एक खास बात बता देता हूँ, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो है यह परियोजना आरएस मेंस के अंदर पूछी गई थी। किसमें पूछी गई थी? आरएस मेंस 2023 जो अभी 20-21 जुलाई को हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया था कितने नंबर में? 10 नंबर के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया आर्थिक समीक्षा से तो बहुत सारे थे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 10 नंबर का पूछा गया था। यहाँ पर तो ये शॉर्ट में है, लेकिन इसको अपन विस्तार में पढ़ेंगे, तो इसके लिए एक विशेष चीज है जो मैं अभी आपको घोषणा करने वाला हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। अगर कोई बच्चा आरएएस की तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है, या फिर ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें आर्थिक समीक्षा और बजट का बहुत बड़ा महत्व रहता है, उन सभी के लिए आज एक विशेष घोषणा है, अगली स्लाइड पर है। इस स्लाइड को करते ही फिर अपन आगे चलने वाले हैं। देखिए, रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ट्रांच 1 के रूप में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ये चल रही है। इसी प्रकार से राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, यह आपके KfW के सहयोग से चल रही है, जो कि जर्मनी की एक संस्था है। इसी प्रकार से राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की जो परियोजना है, यह आपके जुलाई 2018 से मार्च 2025 तक विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। इसी प्रकार से राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, जिसका दूसरा चरण जो है वह आपके जायका के सहयोग से चल रही है, जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जीका या फिर जायका इसको कहा जाता है। इसके बाद में आता है आपके बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना सेकंड, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है, अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2027 तक ये चलने वाली है। और 13वीं परियोजना आती है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जो कि आपके एडीएफ यानी कि आपके एडीएफ और इसके साथ साथ में जो है वह आपके जायका, इन दोनों के सहयोग से यह परियोजना चल रही है। तो मेन बात यही है कि अगर आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट को अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए आप सभी के लिए एक शानदार चीज़ इस बार लाई गई है क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा, जिसमें अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, वीडियो कोर्स 2024-25 के बजट और 2023-24 की जो आपके आर्थिक समीक्षा है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और मुख्य रूप से इसमें जो है वह कई सारी विशेषताएं रहने वाली है, लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि आपको जो है वह वीडियो कोर्स अगर लॉन्च हो गया है तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर अपन बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप आरएएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, आरएएस के लिए अगर आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्नों से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वह आरएएस मेंस 2000 इस बार जो 23 में हुआ था, मतलब कि 24 में आयोजित हुआ था, उसमें 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो किस प्रकार से उसको लिखना है, आप अगर एसआई जैसे एग्जाम है या फिर आपके ऐसे एग्जाम जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन अगर बहुत बड़ा है, यानी कि जहाँ पर आर्थिक समीक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ पर अपन इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ साथ में राजस्थान का जो आपके करंट अफेयर्स है, जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, वो उसकी आपको इसमें अलग से क्लासें मिलेगी। राजस्थान सरकार के विभिन्न योजनाएं, क्योंकि इस बार जो है वह आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर फ्लैगशिप योजनाएं नहीं दी गई है, तो अपन योजनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। साथ साथ में अपन जो है वह राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यक्रम या फिर राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं उनको अपन यहाँ पर विस्तार में
पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। तो वीडियो कोर्स के बारे में आप सभी को अभी पूरी की पूरी जानकारी जो है वह दी जाएगी। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि यह वीडियो कोर्स जो है वह आप सभी के लिए उपयोगी रह सकता है। यहाँ पर खास बात क्या मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बड़े एग्जाम राजस्थान के जैसे कि पटवारी का एग्जाम है या फिर जिसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उनके लिए जो है वह आर्थिक समीक्षा और बजट का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए उनके लिए जो है वह इस वीडियो कोर्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्लासें मिलने वाली है, जिसके अंदर अपन राजस्थान के करंट अफेयर्स की भी बात कर लेंगे, जिसमें अपन राजस्थान की जो सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियां चलाई जा रही है वो अपन पढ़ेंगे अलग से। राजस्थान की इंपॉर्टेंट वित्तीय जो संस्थान वगैरह हैं वो अपन पढ़ेंगे। राजस्थान की इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं वो भी अपन इसमें करेंगे। और इनके साथ साथ में देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, ये तो सामान्य चीज़ें है ही। अपन इसके अंदर योजनाओं को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं यूट्यूब के ऊपर भी योजनाओं को करवाने वाला हूं, लेकिन फिर भी इसमें अपन कोर्स के अंदर योजनाओं को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार आर्थिक समीक्षा में योजनाएं नहीं दी गई है, लेकिन अपन कोर्स के अंदर योजनाओं को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा वन डे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो अपन इसमें चैप्टर वाइज सोल्व करने वाले हैं। साथ साथ में आरएस मेंस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आरएस मेंस के लिए यहाँ पर स्पेशली जो है वह अपन आंसर राइटिंग करेंगे इस बार, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से इस बार भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं आरएस मेंस में, अगली बार भी पूछे जाएंगे। और अगली बार आपके जो प्री आने वाला है बहुत जल्द, उस प्री के अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछने जाने वाले हैं यहाँ से, आर्थिक समीक्षा और बजट से। तो इसलिए अपन आरएस मेंस या फिर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनके लिए तो अपन तैयारी करेंगे ही, और उसके साथ साथ में अपन आरएस मेंस की आंसर राइटिंग भी करने वाले हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव भी अपन कार्य करेंगे इसी। ठीक है, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आपके पहले तो इसकी ये चीज समझ ली आपने, विशेषता। इसके साथ साथ में एक चीज और आती है, राजस्थान बजट 2024-25 और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24, इसकी टेस्ट सीरीज भी जो है वह लॉन्च की जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है उसमें टोटल 20 टेस्ट रहने वाले हैं। 20 टेस्ट में 10 टेस्ट आपको चैप्टर वाइज अपन करेंगे जो टॉपिक वाइज रहेंगे, और 10 टेस्ट जो है वह आपके फुल लेंथ रहने वाले हैं। ये टेस्ट चूंकि अपन क्या करेंगे, वीडियो कोर्स के अंदर थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच को अपनाएंगे, और उस आधार पर जो है वह टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी, और उस आधार पर आपको पता चलेगा कि अगर प्रश्न अगर थोड़ा सा टफ भी आ जाता है तो उसको अपन इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपन ऑप्शन को काट के कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के कुछ ऐसे प्रश्न जो अपन यहाँ पर भी इसमें सम्मिलित करने वाले हैं वीडियो कोर्स के अंदर, तो वहां से आपको जो है वो पता चलेगा। तो टेस्ट सीरीज जो है उसमें टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे, 10 टॉपिक वाइज रहने वाले हैं और 10 आपको फुल लेंथ रहने वाले हैं। 20 टेस्ट रहेंगे और प्रत्येक टेस्ट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि लगभग आपको 600 क्वेश्चन की जो है वह ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। और इसके साथ साथ में जो है वह अपन वीडियो कोर्स के अंदर जो है वह क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा जो आपके आरएस मेंस लेवल के जो प्रश्न है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो अच्छे से हो जाएगी। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो केवल टेस्ट सीरीज आपके मात्र 49 रुपीज़ में है। कितने रुपए के अंदर है? 49 रुपीज़ के अंदर आपके टेस्ट सीरीज है ओनली, और 49 के अंदर तो टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर पहला टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, सुव्यवस्थित इसकी व्याख्या मिलेगी, रिवीजन के लिए री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा, और टेस्ट सीरीज पूरी तरह से जो है वो मेरे निर्देशन में तैयार करवाई गई है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को मैंने सम्मिलित करवाया है। तो टेस्ट सीरीज की तो ये विशेषता है, अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेंगे तो 49 रुपीज़ की आपके टेस्ट सीरीज पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोर्स भी लेना है तो कोर्स के अंदर एक खास बात यह है कि अगर आप वीडियो कोर्स अगर परचेज करते हैं तो उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज वैसे ही फ्री में मिल जाएगी। यानी कि अगर वीडियो कोर्स आप परचेज करेंगे तो उसके साथ में टेस्ट सीरीज जो है जो आपके 49 रुपीज़ की है यह निःशुल्क रहने वाली है। लेकिन अगर आप चाहें कि हम यूट्यूब पे पढ़ के और केवल टेस्ट सीरीज से टेस्ट देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वो आप पढ़ के और 49 में ये लेकर टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि हमें वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों चाहिए तो आप मेरे हिसाब से कोर्स को परचेज कीजिए, जिसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में रहने वाली है। वीडियो कोर्स कितने रुपए का रहेगा? वीडियो कोर्स की जो प्राइस है वो 149 है, यानी कि 149 रुपये रहेगी। लेकिन इस 149 रुपये पे भी अगर आपको अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप अपना वाला कोड यूज कर लेना VSR01।
कौन सा कोड है, VSR01। ये कोड आप यूज कर लीजिए। इवन आप अपने क्वालिटी एजुकेशन के किसी भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज में इस कोड को यूज करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इस वाले कोर्स के अंदर स्पेशली 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 149 पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से। और कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। कोर्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है। टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है। तो ये तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आपके चाहते हैं कि आर्थिक समीक्षा पे बिल्कुल पकड़ बना के जाना है, जहां पर SI जैसे एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न आते हैं, RS प्री के अंदर जो है वह 12-15 प्रश्न तक आते हैं, RS मेंस में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों की एनालिटिकल जो अप्रोच है उसको भी अपन बनाएंगे और साथ साथ में जो है कुछ अतिरिक्त चीज़ें जो है वह आपको वीडियो कोर्स में मिलने वाली है। फिर बाकी अपन यूट्यूब के ऊपर निरंतर रूप से इन क्लासों को अपन कंटिन्यू रखेंगे और ये सारा का सारा आर्थिक समीक्षा और बजट का जो मैटर है इसको इस बार एक नए तरीके से करेंगे। ये क्लास जो है वह केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि LDC का एग्जाम देने जा रहे हैं 11 अगस्त को। बाकी जो भी विद्यार्थी है उन सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इसके बाद में जो आने वाली डिटेल क्लासें हैं आप उनको पढ़िए। आप चैप्टर वाइज जो है वह चीज़ों को पढ़ना है, बिल्कुल विस्तार में योजनाओं के साथ साथ में सरकार के जो इनिशिएटिव है उनके साथ साथ में बजट के जो प्रावधान है उनको सम्मिलित करते हुए पूरी की पूरी एक क्लास जो है वह आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली है। तो चैप्टर वाइज अपन चलेंगे। अगली क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएगी और निरंतर रूप से अपन इन क्लासों को लेकर अगले 10 से 12 दिन के अंदर बजट और आर्थिक समीक्षा को खत्म करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। आपको एक और सूचना दे दी जाती है कि आपको जो है वह नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहे तो बना सकते हैं। बाकी बहुत जल्द आपको जो है वह बजट और आर्थिक समीक्षा की पुस्तक भी प्राप्त हो जाएगी क्वालिटी एजुकेशन की, तो आप उसके माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।